यह सब देख सकते जी। तो आज हम लोग जो है 11 अप्रैल से शुरू करते हैं, ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। तो पहला न्यूज है कि बिहार में सिर्फ 57% लोगों के पास है संचार सेवा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को याद क्या रखना है कि दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार जो है वो निचले पायदान पर है, सबसे लास्ट है। टॉप पर जो है दिल्ली है, ठीक है, और दूसरे पायदान पर केरल है। इसको याद रखिएगा आप लोग। दूरसंचार का घनत्व का जो एक रिपोर्ट आया है उसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर है। पहले स्थान पर दिल्ली है, दूसरे स्थान पर केरल है। नीचे से अगर बात करें तो नीचे बिहार है पहले नंबर पे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में जो है कुछ चुनाव हुआ था। उसमें जो है कई निकायों में भारत को जीत हासिल हुई है, उसमें से एक प्रमुख है ना। जैसे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद भारत के जगजीत पावडिया, ठीक है, ये व्यक्ति हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, जगजीत पावडिया का, जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का जो एक बॉडी है उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड कहलाता है ये। ठीक है, उसके ये अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम है जगजीत पावडिया, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद ये देखिए, क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग आया है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। इस बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग जारी किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, भारत के अन्य यूनिवर्सिटीज में पहला रैंक इसको मिला है। और समग्र रूप से अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो ये 20वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद का जो आईआईएम अहमदाबाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, उसको मैनेजमेंट कोटा में 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद चेन्नई का जो है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, ठीक है, तो इसको डेंटल, है ना, दंत चिकित्सा में इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये 24वें स्थान पर है पूरे वर्ल्ड वाइड में। उसके बाद अगर सबसे टॉप पे बात किया जाए तो अमेरिका, सॉरी, लंदन का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, तो ये क्यूएक्स यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये क्वाकबरेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है, इसी को शॉर्ट में क्यूएक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद ये रखना है कि पहले हमारा जेएनयू आया है। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा में पहले नंबर पे आईआईएम अहमदाबाद है। ठीक है, उसके बाद अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान पर है। डेंटल दंत चिकित्सा में बात करें तो इसमें सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है चेन्नई का है, ये पहले स्थान पर आया है। ठीक है, इससे कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसका आप लोग याद रखें। उसका देखिए, कल हम लोगों ने कोयला के पढ़ा भी था, आज जब हम लोग रिवाइज करें तो उसमें भी देखे थे कि भारत में जो कोयला उत्पादन है वो पहली बार 100 टन, 100 करोड़ टन के पार चला गया है। उसी से जुड़ा हुआ न्यूज है कि साल के आखिर तक 20 कोयला खदान होंगे चालू, यानी अभी वर्तमान में जितने कोयला खदान चालू हैं उसके अलावा 20 और कोयला खदान इस वर्ष के लास्ट तक शुरू होने वाली है। इसमें एक पॉइंट यहाँ याद वाली है कि कोल इंडिया का योगदान 80% से अधिक है। ठीक है, तो यानी सबसे ज्यादा कोयला का जो निष्कासन जो होता है, निकालता है, ये कोल इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, फिर वही क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के बारे में, इसमें जेएनयू पहले नंबर पे है, ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जेएनयू पहले नंबर पे है, उसके आईआईएम अहमदाबाद है। आईआईटी बॉम्बे जो है ये टेक्निकल यूनिवर्स रैंकिंग में पहले स्थान पर है। इसके अलावा सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है ये डेंटल कॉलेज में पहले स्थान पर है। उसके बाद देखिए, ये बढ़िया न्यूज है। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि आरबीआई का जो है 19th स्थापना दिवस मनाया गया, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 90वां। ठीक है, तो इसके संबंध में नरेंद्र मोदी जो है वहां गए हुए थे प्रोग्राम में, फिर वहां उनका भाषण हुआ था, उन्होंने रुपया जो है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बात किया था। ठीक है, डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपया है उसका बार बार क्या होता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो उन चीजों को रोकने के लिए या किस तरीके से भारत के रुपया का स्टेबलाइजेशन किया जाए, उस पर वो बात कर रहे थे। यहाँ देखिए, इस आर्टिकल में यहाँ पे नीचे भारतीय रुपयों का स्टेबलाइजेशन कैसे हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्या लिखा है कि रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए आरबीआई ने आंतरिक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की सिफारिश, अब देखिए क्या क्या सिफारिशें उस कमेटी ने दिया था। इसको आप लोग मेंस में यूज कर सकते हैं या इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं।
कमेटी के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशन है, तो भारत को रुपया ट्रांजैक्शन के हब के साथ रुपये के मूल्य निर्धारण का केंद्र बनना होगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है, जिन देशों के साथ व्यापार हो रहा है उसकी करेंसी को रुपये से अदला बदली की सुविधा बहाल करनी होगी, यानी कहा जा रहा है कि डॉलर से नहीं बल्कि आपस में ही जो है रुपया से ही उसका आदान प्रदान कर लिया जाए, अदला बदली कर लिया जाए। तीसरा पॉइंट कह रहा है, विदेश में रहने वाले भारतीयों को रुपये से जुड़े बैंक खाते खुलवाने के लिए प्रेरित करना होगा। अगला पॉइंट कह रहा है, उन्हें कुछ सहूलियत भी देनी होगी, यानी हमारे जो एनआरआई रहते हैं या भारतीय व्यक्ति जो विदेश रहते हैं उनको प्रोत्साहित करके भारत में बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, रुपये में उनको पैसा जमा करने की सुविधा देनी चाहिए, ये सब पॉइंट कहा जा रहा है। उसके बाद भारतीय भुगतान प्रणाली को अन्य देशों की भुगतान प्रणाली से जोड़ने का काम करना चाहिए। उसके बाद वैश्विक स्तर पर 24 घंटे रुपये की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट जो है ये आरबीआई के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसके द्वारा कहा गया है। इंटरव्यू वगैरह में अगर आपसे या मेंस में इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको पॉइंट लिखना हो, तो ये आप कमेटी का जो सुझाव है, रिकमेंडेशन है, उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला अभी हाल में हुआ ना, भारत और मालदीव के बीच स्थानीय रुपये में ही जो भी है करेंसी उसमें आयात निर्यात करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके का जो है अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा कदम उठाया गया है। जैसे आप गौर करेंगे कि साथ जो पेट्रोलियम से जो आयात हो रहा है उसके लिए भारत डायरेक्ट रुपए में पेमेंट करता है। इसके अलावा भारत का यूएई के साथ जो पेट्रोल है उसको भी जो है भारत इंडियन करेंसी में डील कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ईरान की बात करिएगा तो वहां पे बार्टर सिस्टम लगाया है, भारत जो है उसमें ऑयल के बदले में यहाँ से खुद खाद्य पदार्थ भेजता है। तो इस तरीके से जो है भारत डॉलर से अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब न्यूज में आता रहता है। उसका देखिए एक न्यूज है ब्रिटेन से जुड़ा हुआ, फैमिली वीजा के लिए अब ब्रिटेन में लागू की उच्च वेतन सीमा। मतलब क्या है ना कि जो ब्रिटेन में कुछ लोग रहते हैं, अगर भारतीय या अन्य देशों के भी अगर कोई व्यक्ति रहते हैं, तो पहले क्या था कि उनका 20 लाख के आसपास एनुअल सैलरी था, तो वो जो है अपने परिवार को फैमिली वीजा के तौर पर ला सकते थे घूमने के लिए, रहने के लिए। लेकिन अब ब्रिटेन जो है उसकी सीमा को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये 30 लाख के आसपास कर दिया है। ये एक न्यूज है, मतलब ब्रिटेन जो है वो मतलब इजी पॉलिसीज जो है उसको टाइट कर रहा है। ठीक है, आसानी से लोग उसके देश में ना जा सके, इस तरीके से इस नजर से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, उसका देखिए आप पेगास के बारे में न्यूज है, बताइए पेगासस के बारे में आप लोगों को आइडिया है किस देश के द्वारा ये बनाया गया था, ये सॉफ्टवेयर किस देश के द्वारा हाँ, ये जासूसी स्पाईवेयर है और इसको इजराइल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इजराइल के द्वारा बनाया जी। ओके, देखिए फिर ये एक न्यूज है बिहार से है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए गोपालगंज न्यूज में आया। तो ये बताइए कि बिहार के गोपालगंज में जो है एक खास प्रकार का धातु पाया गया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? यूरेनियम था ना सर? नहीं, कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्निया। और वो नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट नहीं था, उसको जो है लैब में बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले उसको कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया था, इसीलिए इसका नाम कैलिफोर्नियम पड़ा था। ठीक है, देखिए अगला क्या है, लिंडी कैमरून होंगी भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त। तो वर्तमान में जो है उनको भारत का एम्बेसडर या उच्चायुक्त बनाया गया है। ठीक है, और ब्रिटेन और भारत काफी समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जुड़ा हुआ जो है समझौता करने का कोशिश कर रहा है। तो जो ये है लिंडी कैमरून, हो सकता है काल में ये जो है पूरा हो जाए, तो इससे संबंधित ये न्यूज छपा था। अगला न्यूज देखिए, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में 2 लाख करोड़ का निवेश। तो ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एसआईपी के बारे में किन्हीं को पता है क्या, एसआईपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए? ये काफी चर्चा में रहता है ये टर्म, एसआईपी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बिल्कुल है ना, ये है कि म्यूचुअल फंड वगैरह में जब लोग पैसा जमा करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है ना कि आपके बैंक अकाउंट से कुछ रुपए जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये इसको एस सुविधा कहते हैं। तो ये टर्म हो सकता है पूछा जा सकता है, तो एसआईपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, HAL से खरीदे जाएंगे 97 LCA मार्क A1
लड़ाकू विमान, ठीक है, मतलब 1A लड़ाकू विमान। अब ये क्या है समझिए, रक्षा मंत्रालय जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL, उससे जो है ना विमान खरीदने वाला है, ठीक है। उसका नाम क्या है, 97 LCA मार्क 1A। और जो ये, विमान का नाम दिया गया है LCA मार्क 1A, ये तेजस का ही जो है ना आधुनिक संस्करण है, यानी तेजस जो विमान है उसका ही अन्य नाम है ये। तो याद रखिएगा कि तेजस जो है ये स्वदेशी निर्मित है, इसको भारत के HAL के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये बताइए कि राफेल किस देश के द्वारा खरीदा गया था, कहाँ से लाया गया था भारत में राफेल? राफेल फ्रांस। फ्रांस से सर। जी, और फ्रांस की किस कंपनी के द्वारा इसको खरीदा गया था, एसॉल्ट किस कंपनी? एविएशन, डसॉल्ट, एसॉल्ट एविएशन। हाँ हाँ, बिल्कुल सॉल्ट डसॉल्ट, एविएशन। डसॉल्ट एविएशन के द्वारा। और कितना खरीदा गया है, कितने राफेल को? सर 36 के 5। आसपास है, ठीक है, 36। अच्छा। ओके, देखिए अगला न्यूज क्या है, ये देखिए कि वैज्ञानिकों को जुपिटर से मिलता जुलता, यानी बृहस्पति ग्रह से मिलता जुलता जो है एक ग्रह मिला है, एक्सो प्लैनेट है, यानी हमारे सौरमंडल के बाहर ऐसा कोई ग्रह मिला है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है POI 4862b, ठीक है। तो ये नाम वगैरह आप छोड़ भी सकते हैं, बस इतना याद रखिए कि ये एक्सो प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मिला है, 762 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये सब हम लोग जानते हैं। प्रकाश वर्ष जो है ये किस चीज की गणना करने का माध्यम है? प्रकाश वर्ष दूरी कितना? का, दूरी का। डिस्टेंस दूरी का का। सर, सबसे लंबी दूरी मापा जाता है इससे। जी, अच्छा, नहीं नहीं, पारसिक क्या पार्सेक होता से है? सबसे ज्यादा। पारसेक सर वो बिल्कुल, सबसे बड़ी है और इसके बाद सबसे लाइट ज्यादा ईयर दूरी। है। जी जी जी। बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखिए बृहस्पति के आकार का ग्रह है, याद रखिएगा। और बृहस्पति के आकार का ग्रह का मतलब क्या है कि बृहस्पति जो है ना वो हमारे सोलर सिस्टम का वो सारे जो परिवार जिसका सबसे बड़ा ग्रह है, और वो इतना बड़ा बड़ा ग्रह है कि पृथ्वी जैसा कम से कम 1300 ग्रह जो है वो जुपिटर में समा सकते हैं। तो इतना बड़ा आकार है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कि मंगल ग्रह और, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है, इस बेल्ट को क्या कहते हैं? मार्स को कुछ- अच्छा, शुद्ध शुद्ध ग्रह वाला। क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। बिल्कुल एस्ट्रॉइड्स इसको कहते मंगल हैं। और बृहस्पति। अच्छा ये बताइए कॉमेट्स किसको कहते हैं, कॉमेट्स क्या होता है? सर उल्का पिंड होता है कॉमेट कॉमेट, और उल्का नहीं पिंड है। नहीं, उल्का पिंड नहीं, कॉमेट्स को धूमकेतु ये कहते हैं, सर आप बताइए। धूमकेतु, सॉरी। ये सर, धूमकेतु वही जो जी सूर्य के विपरीत होता है, जी, और जिसका मतलब पूछ आकार का होता है, वो उसका पूछ सूर्य ये या चक्कर चंद्रमा में के रहता है पीछे। और इसमें टेल होता है, ठीक है, इसमें पूंछ रहता है, यस ठीक है। सर। हाँ हाँ जी। हाँ जी, अब ओके, वो विपरीत रहता है। विपरीत रहता है, ओके, चलिए। अच्छा एक एक कॉमेट है, ठीक है, धूमकेतु है, जो हर साल में पृथ्वी का के पास से गुजरता है, उसका नाम पता है आप लोगों को? अच्छा, हेली हेलियस कॉमेट हेली का। हेली। हेली हाँ नाम हाँ, है वो हेलियस, सर। 72 साल, जी सर 72 मैं साल वही बाद या कह रहा 76 साल था। बाद पृथ्वी पे आता है। ओके ओके, ठीक है, तो वही हेलियस कॉमेट है, वो पृथ्वी के पास से गुजरता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए एक चंद्रशेखर लिमिट है, ठीक है, ये क्या है, किन्हीं को आइडिया है चंद्रशेखर लिमिट क्या है? यस सर। बताइए ना क्या है ये? सर ये चंद्रशेखर लिमिट में क्या होता है कि जब तारा अपना मतलब वो गर्म होकर ठंडा होने लगता है, और तो क्या मतलब बोला जाता है तारा जब जो है वो। अपना लाइफ साइकिल खत्म कर रहा होता है ना। यस सर, हाँ, और इसके जी बाद जी फिर जी, वो ब्लैक होल में समाहित हो जाता है चंद्रशेखर ओके, तो लिमिट। क्या चंद्रशेखर लिमिट क्या है बताइए, संख्या कितनी है वो? सर एग्जैक्ट नहीं याद है संख्या। 0.4 के आसपास है, ठीक है। ओके एक सर। बार ये चेक कर लीजिएगा। देखिए लास्ट लास्ट ईयर जो है, आप लोग याद करेंगे 69 बीपीएससी में तो एक पल्सर करके एक सवाल पूछा था, है ना। यस इसके सर। अलावा यस सर। बहुत बहुत सारा जो है परियोजना पूछा था, है ना, जो अलग अलग ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे जूनो मिशन था, है ना। हाँ तो इस क्षेत्र में से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा रहा है। और हाल फिलहाल में जो है पूरे दुनिया में स्पेस एक्सप्लोरेशन से संबंधित बहुत सारा घटना चल ही रहा है ना। जैसे लकड़ी का सैटेलाइट बनाया जा रहा है ना, मंगल ग्रह पे जा रहा है, परसिवरेंस रोवर है ना। उसके बाद देखिए चांद के दक्षिणी कोने पे जो है जापान भी पहुंच गया है, 5वां देश हो गया। तो इस तरीके का चीज सर चला एक ही जा रहा प्राइवेट है। कंपनी भी अमेरिका का पहुंच गया दक्षिणी ध्रुव पे। बिल्कुल 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 सही कह रही है। तो ये सब चला ही आ रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो ये सारी चीजों को तैयार रखें ना। गोल्डी लॉक्स जोन के बारे में हम लोग बात किए थे, बताइए क्या गोल्डी लॉक्स जोन? सर गोल्डी लॉक्स जॉन का मतलब होता है ना, जैसे पृथ्वी के बाहर भी कहीं जीवन संभव हो सके।
देखिए, गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब ये है कि वो कोई जोन जगह है जहाँ पे पृथ्वी जैसा ही वातावरण हो, यानी वहां यस पर सर। जीवन संभव हो, उस जोन को जो है ना गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए काफी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। अगला न्यूज देखते हैं। अमेरिका का जापान दक्षिण कोरिया संग सैन्य अभ्यास। तो आप जानते होंगे कि दक्षिण कोरिया जो है ये साउथ चाइना सी के आसपास मौजूद है, और वहां पे उत्तर कोरिया और चीन, ये दो देश जो है उनका कहते हैं कि निगेटिव वे में प्रकोप, मतलब उस क्षेत्र में जो है ना अस्थिरता का कारण बना हुआ है दो देश। ठीक है, तो अमेरिका जो है इन दो देशों को प्रतिसंतुलित करने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलके साउथ चाइना सी के नॉर्दर्न क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये क्यों कर रहा है, ये समझिए कि वो उस क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करना चाहता है ना, काउंटर बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, इसका कोई नाम वगैरह नहीं दिया गया था, बस इतना याद रखिएगा कि तीन देश है, अमेरिका, उसके अलावा है जापान और दक्षिण कोरिया। चलिए एक करंट का न्यूज पूछते हैं आप लोगों से। मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज, ये बताइए किन देशों के बीच होता है मालाबार एक्सरसाइज? सर ये भारत। क्वाड दे। हाँ, क्वाड। बिल्कुल, क्वाड देश है। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देश। अच्छा ठीक, कहाँ पे हो रहा है ये, इन्हीं आइडिया है? एकदम करंट का न्यूज है। ये सर अमेरिका में। नहीं, क्वाड का मीटिंग अमेरिका में हो रहा है, मालाबार एक्सरसाइज पूछ रहे हैं। ये सर ये ये विशाखापट्टनम के ये पास हो रहा है। मतलब ठीक है, विशाखापट्टनम के पास यस हो सर, रहा है। सॉरी सर, याद था, कंफ्यूज कोई हो बात गई। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग इसी तरीके से रिवाइज करने ही चाहे हैं ना, कोई बात नहीं। चलिए यस अगला सर। देखते हैं। भारत में प्लास्टिक कचरा उत्पादन सबसे कम। ठीक है, देखिए ये हमारे लिए न्यूज है, लेकिन हम लोग रिवाइज क्या करेंगे। हमको ये बताइए किन्हीं को अर्थ सूट डे पता है क्या, क्या होता है, या प्लास्टिक सूट डे? यस सर, यस सर, इस दिन क्या होता है, अर्थ सूट डे या अर्थ ओवर, मतलब उसमें ना वो प्लास्टिक यूज नहीं करना होता है, जीरो नहीं नहीं आवर देखिए, बोला जाता है सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सर ये होता क्या है, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो दुनिया में है ना कि प्लास्टिक बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको डिकम्पोज करने का, उसको जो है ना डिग्रेड करने का पृथ्वी का या हम लोगों का ना एक लिमिट है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या होता है ना, उससे ज्यादा ही प्लास्टिक कचरा यूज कर रहे हैं ना, यानी हमारे पास उसको डिग्रेड करने का अब क्षमता नहीं बचा है। तो साल का वो जिसके बाद जो है हम प्लास्टिक को डिग्रेड नहीं कर सकते, उसका अपचयन नहीं कर सकते हैं, उस दिन को ना, उसी दिन को जो है साल का प्लास्टिक सूट डे माना जाता है। ठीक है, तो विश्व का अलग अलग देश है ना, वो अलग अलग तिथि को प्लास्टिक सूट डे मनाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का जो है ना प्लास्टिक सूट डे ये 6 जनवरी को ही मनाया गया था इस साल। मतलब क्या कि हम लोग 1 से लेकर 6 जनवरी तक जितनी प्लास्टिक यूज किए ना, साल भर में उतनी ही प्लास्टिक का हम लोग अब चयन कर सकते हैं। यानी उसके अलावा बाकी बचे 300, कितना, 350 दिन के आसपास जो बचा, 354 दिन। ठीक है, उतने का प्लास्टिक जो है ना हमारा, वो इन्वायरमेंट में फैल रहा है, वो प्रदूषण के रूप में फैल रहा है। ठीक है, तो यही न्यूज है ना, प्लास्टिक सूट डे यही होता है। समझ में आया ये चीज क्या है? ठीक है, हेलो। यस सर। यस सर। या फिर ठीक है, तो ये देखिए ये जो यूपीएससी में पूछा भी गया था प्लास्टिक सूट डे के बारे में पिछले एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा कि ये, ठीक है। चलिए, तो भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन सबसे कम। अब देखिए क्या है कि भारत का सूट डे तो हम लोग 6 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। तो यहाँ जो है ना अत्यधिक मात्रा में अगर प्लास्टिक का उत्पादन होता भी है या यूज भी करते हैं लोग, तो यहाँ पे जो है ना प्रति व्यक्ति जो है प्लास्टिक कचरा बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर आप इस अमेरिका या यूरोपियन कंट्री से तुलना करें तो क्वांटिटी में ये जरूर ज्यादा दिखेगा, लेकिन अगर हम उसी को हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये काफी कम मात्रा में है। तो ये रिपोर्ट बताता है कि भारत का जो प्लास्टिक कचरा है, तो भारत की स्थिति जो है प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन में सबसे कम है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला न्यूज देखते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूज ये है, यात्री वाहनों की बिक्री जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, 42 लाख, नहीं बहुत ज्यादा बिक्री हुई थी। तो कल भी हम लोग ये बात किए थे, निर्मला सीतारमण के स्टेटमेंट के का भी चर्चा किए थे। उन्होंने कहा था कि युवा जो है वो गाड़ी नहीं खरीदते हैं या इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ठीक अपोजिट हो रहा है ना। 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन या सार्वजनिक वाहन, इन सब की बिक्री जो है अचानक तेजी से बढ़ी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये न्यूज़ है, मैरी कॉम पेरिस ओलंपिक के अभियान प्रमुख पद से हटी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ओलंपिक, तो हम लोग यही रिवाइज कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये बताइए कि ओलंपिक में इस साल पहले तो कहाँ पे आयोजन हुआ था, किस नदी पे हुआ था, ये बताइए। सर पेरिस में सिंधु सिम नदी पे ओके, पेरिस में नहीं हुआ था सर। बिल्कुल। और भारत जो है उसको कितना पदक मिला है कुल? 6 6 पदक। 6 एक एक सिल्वर 5 एक ब्रॉन्ज। सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ठीक है, एक सिल्वर जो नीरज चोपड़ा को मिला है, उसके अलावा 5 ब्रॉन्ज जो मिला, किनको किनको मिला है बताइए। सर 2 2 जीती तो है मिल गया इनको। मनु भाकर, सर 2 हाँ, शूटिंग में जीती है और ठीक है, एक शरद कमल जीते हैं और 3 और शरद कमल तो नहीं जीते हैं इस बार। सरबजोत सिंह जीते हैं सर। यस सर सरबजोत सिंह है। हाँ सर। एक स्वप्नील करके हैं, स्वप्नील हाँ भी जीते हैं स्वप्निल कुशाल। अमन इस रावत। साल। सब बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, याद अमन रखिए। रावत। और एक भारत अमन का कौन सा, शेरावत है सर। बिल्कुल, और भारत का कौन स्थान रहा है? 71वां। 71वां स्थान। 71वां स्थान, ठीक है, बढ़िया। और अभी ये भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है बताइए। पीटी उषा। ठीक है, हाँ, ओलंपिक पीटी का उषा। जो आयोजन हुआ था तो उसमें ध्वजवाहक कौन बने थे भारत के? हाँ पीवी सिंधु और हाँ शरद कमल। हाँ, समझ। बढ़िया। और जो लास्ट हुआ था प्रोग्राम, उसमें ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर समापन में मनु भाकर पीआर शायद श्रीजेश। पीआर श्रीजेश। बहुत बढ़िया, देखिए यहीं पे हो गया है सारा, इससे आसपास ही सवाल बनेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, हमारे लिए ये न्यूज है कि मूडीज जो है ना, वो भारत की जीडीपी को बारे में बताया कि वो 6.1% की रफ्तार से बढ़ेगा। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो भारत क्या क्या बता रहा है ग्रोथ रेट, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, है ना, कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, हमारा ग्रोथ रेट कितना बता रहा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस न्यूज में क्या है, मूडीज, ठीक है। ये मूडीज जो है ये क्या है, तो किन्हीं को आइडिया है कि मूडीज के बारे में ये है क्या? आप लोगों यस को सर क्रेडिट, सर ये एक जी रेटिंग एजेंसी है। जी, एजेंसी है। ओके। अच्छा, इसके अलावा भी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में पता है आप लोगों को, कोई नाम? फिंच है। फीच है बिल्कुल, सर, मूडीज है और थ्रिशल है। जी। अच्छा ये बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जी बताइए। जैसे मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए चीजों पे नजर रखता है, ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए, नेपाल के दीपेंद्र ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, ठीक है। ये नेपाल के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है दीपेंद्र सिंह एरी, ठीक है। इन्होंने T20 क्रिकेट में यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 छक्के लगाए हैं, और ये छक्का जो है कतर के खिलाफ इन्होंने लगाया है। इससे पहले, है ना, यानी दीपेंद्र सिंह से पहले जो है 2 और ऐसे और खिलाड़ी थे जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। विराट आप लोग को कोहली। आइडिया नहीं? ये विराट युवराज कोहली सिंह नहीं है। है नहीं, युवराज जी, सिंह। युवराज है, और एक और खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज के, बताइए। बिल्कुल, है ना, तो याद रखिएगा, युवराज सिंह जो है उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में लगाया था। उसके बाद जो पोलार्ड है उन्होंने अकेला धनंजय है श्रीलंका के, उनके खिलाफ लगाया था। और अभी वर्तमान में नेपाल के दीपेंद्र सिंह एडी हैं, उन्होंने के खिलाफ जो है 6 छक्के लगाए। एक और लगाया था सर, हाँ, कौन सोमालिया कौन कंट्री का तो था। ये हम T20 इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर वनडे और इन सब में जाइएगा तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, हर्षल गिब्स भी हैं, है ना, में जो रवि शास्त्री उन्होंने 6 छक्के लगाए हुए हैं। तो हम लोग अभी सिर्फ टी इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अगला न्यूज देखिए क्या है, हेल्थ ड्रिंक श्रेणी से सभी उत्पाद हटाए गए। अब देखिए क्या है कि जितने भी ई कॉमर्स साइट है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील वगैरह है, तो इन सब पे क्या होता है ना, ये बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक जैसे बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स है, या इस तरीके का जैसे बूस्ट है, नेस्ले का कॉफी है, इन सबको क्या होता है ना, कई बार हेल्थ ड्रिंक के नाम पे बेचते हैं लोग, है ना। तो इसको फटकार लगाते हुए जो है सरकार ने सभी ई कॉमर्स कंपनी से जितने भी ड्रिंक है ना, इसको इस कैटेगरी से हटाने की बात की है, ठीक है। तो ये सब हेल्थ ड्रिंक के नाम पे अब नहीं बिकेगा, ये चीज है, ठीक है। और इसको हटाने के लिए कहा गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये ईयर था तो हम लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी इलेक्शन जो हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो ये किस क्रम का इलेक्शन था बताइए, लोकसभा का कौन सा क्रम था ये? 18वां।
अच्छा हुआ। ड्रामा अच्छा अच्छा, ये बताइए मैनिफेस्टो जारी किया जाता है ना, मैनिफेस्टो ये क्या होता है? क्या ये संवैधानिक प्रावधान है या इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या जारी करने का ऐसा आदेश दिया जाता है? ये संवैधानिक प्रावधान में होगा सर। नहीं, ये ऐसा कुछ अपने नहीं। जो भी राजनीतिक आदेश पार्टी है। है वो अपने चुनावी मुद्दों को देते हैं मैनिफेस्टो के थ्रू, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के द्वारा। हाँ, तो ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान भी नहीं है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी ऐसा कुछ नॉर्म नहीं है। ये पार्टी जो अपने तरफ से ही जारी करती है, ठीक है, कि आने वाले सालों में अगर उनकी सरकार बनती तो क्या काम करेगी, ये मैनिफेस्टो कहलाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आचार संहिता जो लागू होता है वो कब से लागू होता है? सर इलेक्शन से एक month इलेक्शन डेट का घोषणा होने के साथ ही तो जिस इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट करता है उसी दिन से जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, ठीक है। ये आदर्श क्या होता है? जी क्या क्या बोल रहे हैं? बोले आदर्श आचार संहिता ये क्या होता है? मतलब जो आदर्श संहिता होता है ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको ही आचार संहिता कहते हैं। और आदर्श आचार संहिता मतलब क्या है कि उसमें जो सबसे मोरल बेस्ट है, कोड सबसे ऑफ अच्छी चीज, कंडक्ट। बिल्कुल मोरल कोड ऑफ कंडक्ट उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा ये बताइए कि किसी क्षेत्र में है ना, किसी भी क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार रुक जाता है, ठीक है, इलेक्शन से कुछ देर पहले, तो कितने देर पहले जो इलेक्शन प्रचार को रोक देना रहता है? 24 घंटा पहले सर। देखिए इसके पीछे इसका नियम क्या है इलेक्शन कमीशन का, ये समझिए। चुनाव के 24 घंटे पहले, ठीक है, तो चुनाव खत्म होने के 24 घंटे पहले जो है इसको रोक देना है चुनाव प्रचार को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ऑपरेशन मेघदूत है, ठीक है, तो ऑपरेशन मेघदूत का वर्षगांठ रहा होगा इसलिए पूछा गया, मतलब न्यूज में आया था। 40 वर्ष हो गए इस साल ऑपरेशन मेघदूत को। और ये सियाचिन दिवस के नाम से भी जाना जाता है, यानी सियाचिन पर जो है वहां पे जो कुछ आतंकवादी संगठन के द्वारा जो आक्रमण कर दिया गया था या उसको कैप्चर किया गया था उसको आजाद कराया गया था। तो ये ऑपरेशन ये 1984 में हुआ था, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। ये ब्रिज कोर्स के बारे में दिया गया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, यहाँ देखिए, ईरानी सेना ने भारत आ रहे इजराइल के पोत पर कब्जा किया। तो हाल फिलहाल में जो ये हमारा मिडिल ईस्ट है ना, इजराइल, लेबनान, ईरान, इराक, ठीक है, ये सब जो है काफी जो है चर्चा में बना हुआ है वर्तमान में भी। अगर आप करंट का न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो अभी इजराइल ने ईरान पे जो है हमला कर दिया है, ठीक है। तो ईरान की जो सेना उसको किस नाम से जानते हैं, किन्हीं का आइडिया है बताइए? ईरान की जो सेना है ना उसको ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इस पे इजराइल का हमला हुआ है। अच्छा, इजराइल का जो खुफिया विभाग है उसको किस नाम से जानते हैं बताइए? बताइए। मोसाद। बिल्कुल मोसाद। मोसाद के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अभी कौन है इजराइल के प्रधानमंत्री, कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इजराइल है, यहाँ पे गजा पट्टी है ना, हमास इसको कब्जा किए हुए है। इधर एक देश है, ठीक है, इसके बीच से जो है बताइए यहाँ पे कौन सा देश होगा इजराइल के पास? यरूशलेम। बिल्कुल, ये इजिप्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर में कौन सा देश होगा इस तरफ? यहाँ पे डेड सी है, ठीक है, इजराइल के पास यहाँ पे डेड सी भी है, यस ठीक है। सर। रामल्ला का नाम सुने आप लोग? रामल्ला क्या है बताइए? रामल्ला। ये इजराइल का जो है ना, अभी तो देखिए वहां पे प्रशासनिक राजधानी जिसको कह सकते हैं ना वो है, ठीक है, रामल्ला, ठीक है। यरूशलेम क्या है बताइए? यरूशलेम सर वहाँ का एक यरूशलेम किन देशों का धार्मिक स्थान है? धार्मिक स्थान है। जी जी, बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए, पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। अब ये देखिए एक सेना के द्वारा जो है एक स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का विकास किया गया है। इसका नाम क्या रखा है? MPATGM, ठीक है, MPTGM ऐसा कुछ नाम से है, तो नाम छोड़ सकते हैं, बस ये याद रखिए DRDO के द्वारा बनाया गया था। हाल फिलहाल में
बहुत इस तरीके का जो है किया गया है डेवलपमेंट। रुद्रम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, रुद्रम क्या है बताइए। सर ये रुद्रम एक एंटी टैंक गाइडेड वो मिसाइल है। बिल्कुल मिसाइल है ये रुद्रम, ठीक है। ये एयर टू लैंड ये करता है, आक्रमण करता है, ठीक है। उसके अलावा आईएनएस अरिहंत के बारे में बात किए थे हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पनडुब्बी है सर ये। अरिहंत जी। पहला है और ये दूसरा है अरिघात। के बारे में पढ़े थे हम लोग, सेना बॉय चर्चा में था। क्या था सेना बॉय बताइए। क्या सेना सर? से जुड़ सेने बॉय चर्चा में था ये जो है ना दुब्बी होती है, ठीक है, पनडुब्बी। इसको ढूंढने के का एक उपकरण के तौर पर जो आप नोट कर सकते हैं सेने बॉय को, ये भारत को अमेरिका से मिला था, ठीक है। अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह कुछ दिनों पहले अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो वहां जो उनके साथ डिफेंस डील हुआ था उसमें उनको सेने बॉय भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये चर्चा में, ये नाम याद रखिएगा। पूछ सकता है आपको सेने बॉय जो है ये टर्म किस चीज से जुड़ा हुआ है, या पूछ देगा कि भारत को सेने बॉय प्राप्त हुआ है, ये किस देश से प्राप्त हुआ है। भीष्म टैंक के बारे में बताइए, भीष्म टैंक क्या है, आइडिया है भीष्म टैंक क्या है। मोदी जी जब यूक्रेन गए थे अभी, तो वहां पे उन्होंने 4 भीष्म टैंक दिया था यूक्रेन को। ये भीष्म टैंक है क्या। देखिए एम्बुलेंस टाइप का है, ठीक। युद्ध क्षेत्र में अगर इस तरीके का कोई घटना हो अच्छा जाता ये है तो हाँ जी जी ठीक बता रहे हैं। पोर्टेबल हाँ बिल्कुल, पूरा कीजिए, क्या है पोर्टेबल क्या। केवल हॉस्पिटल है सर सर वो। हॉस्पिटल है आपात सर, हाँ बिल्कुल इमरजेंसी के समय उसको उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, समझे। बढ़िया बढ़िया। आगरा में शायद ये हुआ था। तो ये जो है मोदी जी ने इसको गिफ्ट किया है यूक्रेन को, ठीक है। चर्चा में रहा है ये सब टर्म, सेने बॉय है, भीष्म टैंक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जैसे रुद्रम हो गया ये, उसके बाद जैसे मिशन दिव्यास्त्र है, ये चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अग्नि प्राइम चर्चा में रहा है, तो ये सब तो आप लोग याद रखें, कोई भी टर्म दे सकता है, पूछ देगा, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए बढ़िया न्यूज है, आरबीआई के द्वारा चालू किया गया है, या धोखाधड़ी रोकने के लिए जांच परख बढ़ाए बैंक, ठीक है। ये आरबीआई की तरफ से एक नॉर्म आया है। तो आरबीआई क्या कर रहा है, एक खास चीज आजकल आप लोग सुने होंगे कि डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इन सबको रोकने के लिए क्या कर रहा है, तो बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अपने प्रयासों के तहत, यानी आरबीआई जो बहुत सारा प्रयास कर रहा है उसके तहत आरबीआई जो है अवैध ऋण देने वाले ऐप की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, इसका नाम डिजिटा रखेगा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी उसको स्थापित करने वाली है, ठीक है। तो पूछ सकता है आपको डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो इसका नाम याद रखिएगा, या क्या किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले का न्यूज है, ये डिजिटल अरेस्ट है ना, ये टर्म बहुत चर्चा में रहा है। किसी को आइडिया है ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट ये बहुत चर्चा में रहा है, बताइए कोई। नाम से ही क्लियर है ना कि डिजिटली रूप से जो है ना आपको किया जाएगा ना। कोई कोई व्यक्ति है जो ठग टाइप का होता है ना, ये आपको फोन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप वो सीबीआई से हैं, या आपके साइबर क्राइम साइबर ब्रांच से बोल रहे हैं, और आपको क्या होगा ना कि उसके वीडियो कॉल पे आपको बैठे रहना पड़ेगा। फिर वो आपको बताएगा कि इतना रुपया भेजिए या इस तरीके से ट्रांजेक्शन करें, तब आपको छोड़ा जाएगा। तो ये सब जो है ना बहुत ज्यादा अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, इस वजह से बहुत ज्यादा ये न्यूज में चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट याद रखिएगा, इस पे कई लेख भी छपा है हाल फिलहाल में। ये सब टर्म जो है बहुत चर्चा में रह रहा है, याद रखिएगा। अभी जो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, किन्हीं को किस क्षेत्र में दिया गया है, नाम नहीं बताना है, बस ये बताना है किस क्षेत्र में दिया गया है फिजिक्स का नोबेल प्राइज, कोई बताइए। एआई सर और कुछ था एक। जी जी बिल्कुल, एआई यानी डिजिटल जो न्यूरल लिंकिंग वगैरह होता है ना, मशीन डीप लर्निंग वगैरह क्षेत्र में ही जो है इस साल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब नोबेल प्राइज वगैरह देखेंगे। 3 ही प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो जब एक बार सारा प्राइज दे दिया जाएगा तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।
अगला देखिए, भारत ने नेपाल को उपहार में दिए 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो नेपाल को जो है ये सब कुछ दिया है। इसके अलावा भारत नेपाल से बिजली का खरीद भी करेगा, है ना, बिजली खरीदेगा। तो ये भी न्यूज हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसका देखिए एक न्यूज क्या है, बीते वित्त वर्ष में 18 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। तो भारत सरकार की प्रतिबद्धता है, पंचामृत वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, है ना। और मोदी जी ने ये ग्लासगो जो COP 21 हुआ था, उसमें ये पंचामृत का फॉर्मूला था। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता बताई थी कि भारत जो है तेजी से जो है नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ेगा और जीवाश्म ऊर्जा से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जाएं उससे अपनी मतलब उसको कम करेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप इसको जोड़ कर देख सकते हैं, मेंस वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। COP 26 हुआ था वो लास्ट में। जी सॉरी, COP 26 बिल्कुल। COP 21 वो पेरिस वाला था ना। हाँ, पेरिस वाला। जी ओके। ये देखिए अगला न्यूज है, चुनौतियों के बावजूद रिकॉर्ड ऊंचाई पर निर्यात। तो निर्यात एक्सपोर्ट, भारत से जो सामान दूसरे देश में जा रहा है तो वो एक उच्च स्तर पे पहुंच गया, यानी बहुत ज्यादा निर्यात इस वित्त वर्ष हुआ है। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा कि ये 776.68 अरब डॉलर पहुंच गया है, यानी हमारा निर्यात तो 776.68 अरब डॉलर पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है इस साल, ठीक है। और जहां तक आयात की बात करें, इंपोर्ट की बात करें, तो इंपोर्ट जो है वो कुछ कमा है, यानी अब हम लोग पहले से कुछ कम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इंपोर्ट घट के मतलब कितना हो गया है, तो ये 854.80 अरब हो गया है, ठीक है। तो जिस देश का भी एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है उसको फायदे में रहता है, ये बढ़िया है। जैसे चीन का आप उदाहरण देख सकते हैं, चीन जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इम्पोर्ट कम करता है। तो भारत भी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इम्पोर्ट कम हो रहा है। तो जिस दिन ये डेफिसिट खत्म हो जाएगा, यानी इम्पोर्ट ज्यादा हो जाएगा, उस दिन हमारी अर्थव्यवस्था फिर जो है वो अलग तरीके से आपको दिखेगी, ठीक है। वर्तमान में हम लोग इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डेफिसिट में आ जाते हैं। ट्रेड बैलेंस वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स में टर्म आता है, वो इन चीजों से जुड़ा हुआ है। किन किन चीजों का हम लोग निर्यात करते हैं या किन चीज निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, तो गौर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो 9 अयस्क में हुआ है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में भी बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीजों में ज्यादा निर्यात होना शुरू हुआ है। अगला देखते हैं, ये देखिए न्यूज वही ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। तो उस समय फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया था कि अगर सुरक्षा कारणों के हवाले से बोले थे कि अगर ऐसा होता है, अगर किसी का समस्या नजर आती है, तो हमारा जो उद्घाटन समारोह है वो सिंह नदी में नहीं होके जो है वहां पे किया जाएगा, एक स्टेडियम में किया जाएगा। लेकिन इस तरीके का कुछ हुआ नहीं और हमारा उद्घाटन जो है वो पेरिस में सीन नदी पे ही हुआ है। तो न्यूज है, पुराना न्यूज है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखते हैं क्या है, बिहार में खूब होगी मानसून की बारिश। तो ये पहले का न्यूज है और इस साल मानसून का क्या हालात रहा है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल देखा भी था, बहुत सारी नदियों के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। ये न्यूज स्किप करते हैं, इसमें प्रीलिम्स के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए ये बढ़िया, 20 तक चलेगा अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह, यानी 20 अप्रैल तक। तो 14 से 20 अप्रैल जो है उसको अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया गया है, ठीक है। बिहार के में हो सकता है ये पूछा जा सकता है कि अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 14 से 20 अप्रैल तक, ठीक है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि अप्रैल को जो है अग्निशमन सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वो जो होता है ना फायर फाइटर्स डे, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक शिप जो है वो मुंबई के आसपास जो है वहां पे स्टैब्लिश हुआ और उसमें जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में गोला बारूद और बहुत ज्यादा विस्फोटक सामग्रियां भरी हुई थी। और उसमें क्या हुआ कि आग लग गया था। तो बहुत सारे लोग जो थे उसको बुझाने के लिए गए, बहुत सारे जो फायर फाइटर्स होते हैं उसको बुझाने गए, जबकि उनको पता था कि उसमें बहुत ज्यादा विस्फोटक सामग्री रखी हुई है, ठीक है। जब उसको बचाने गए तो वो क्या हुआ कि कुछ तो उसको बुझा पाए, लेकिन उसमें अंततः आग लग गई और वो पूरा जो शिप था वो विस्फोट कर गया, जल गया।
ठीक है, और उसके कारण वहां 2000 से ज्यादा लोग भी मारे गए और उसमें 50-60 लोग जो वो आग बुझाने गए थे उनकी भी मृत्यु हुई थी। उनके याद में जो है 14 अप्रैल को अग्निशमन सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो है ये 20 अप्रैल तक, यानी 14 से 20 अप्रैल तक ये सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, चलिए, पोषण माह कब मनाया जाता है बताइए? साल के किस महीने को? सितंबर में। बिल्कुल। ओके। देखिए, ये काफी इंटरेस्ट हुआ क्या है, अमेरिका के फ्लोरिडा में एक व्यक्ति है, उनके घर पे जो है ना एक अप्रत्याशित है ना कुछ ऐसा चीज आके गिर गया, जिसके बारे में आसपास के इलाके में कुछ खबर नहीं थी कि क्या हो सकता है। तो फिर जब इसका जांच कराया गया पता चला कि अंतरिक्ष का कोई कुछ मलबा आके उनके छत पे गिर गया था। ठीक है, तो हमारे लिए इसमें न्यूज क्या है ये समझिए। हम लोग स्पेस से जुड़ा भी पढ़ते हैं आजकल, तो उसमें देखिए क्या होता है कि स्पेस से जब कोई भी चीज आती है ना, तो भारत सॉरी तब जब वो वायुमंडल में प्रवेश करती है, एटमॉस्फेयर में, तो फिर जो है ना उसमें आग लग जाता है, और आग लगने के बाद उसका जो वजन होता है ये सब है ना खत्म हो जाता है। ठीक है, वो राख के रूप में और बहुत हल्का होके वो गिरता है। इस वजह से जो है ना वो पृथ्वी जो है बचा हुआ रहता है। ठीक है, अंतरिक्ष मलबों से। तो ये बताइए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है, का बहुत सारा लेयर है, उसका नाम क्या है? पहला लेयर क्या है बताइए? पहले लेयर को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल। बिल्कुल, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। उसका दूसरा क्या होता है बताइए? जी, उसका स्ट्रेटोस्फेयर के उसके बाद संताप मंडल। जी, उसके आयन बाद मंडल, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फियर। ओजोन मंडल, मेसोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। चलिए ये बताइए हमको, ये ट्रोपोस्फेयर यानी जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? ये शायद 18 किलोमीटर तक। 8 से 18 किलोमीटर होता है ना। हाँ जी, 8 से 18। और एवरेज हाइट की बात करें तो ये 13 किलोमीटर होता है। ये बताइए कि 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, 8 कहाँ पे होता है और 18 कहाँ पे होता है? इसका निचली जो क्षोभमंडल का निचला परत होगा वो, और ऊपरी परत पोल पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? पोल पे पोल पे 8 किलोमीटर। ठीक है, और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है? पोल पे कम और इक्वेटर पे ज्यादा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? पोल पे 8 किलोमीटर ही है लेकिन इक्वेटर पे 18 किलोमीटर, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन देखिए हम बताते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा कि जब भी कोई चीज गर्म होती है ना तो एक्सपेंड करती है, फैलती है। ठीक है, और इक्वेटर के पास जो है ना सोलर हीट जो है वो सबसे ज्यादा पहुंचता है और पोल पे बहुत कम। तो पोल पे चूंकि बहुत कम मात्रा में हीट पहुंचता है, तो यानी वहां का जो एयर है ना वो संकुचित रहता है, कंप्रेस्ड रहता है। इस वजह से वो 8 किलोमीटर तक ही फैल पाता है। ठीक है, और इक्वेटर पे जो है गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो वो फैलकर बहुत दूर तक चला जाता है, इस वजह से ये 18 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, समझ गए? भक्ति मैम आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा ना, आवाज बहुत ज्यादा है। ओके, देखिए ये न्यूज क्या है, सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट नहीं रहे। तो सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट कौन थे? तो ये पंजाब के रहने वाले थे। इनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया। ठीक है, इनका 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो नाम याद रखिएगा, दलीप सिंह मजीठिया। कल हम लोगों ने पढ़ा था तो एक मिजोरम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, सबसे बुजुर्ग थे वो, द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया था, सूबेदार थे वो। ठीक है, तो इस तरीके का न्यूज हो सकता है कई बार पूछता है। ठीक है, तो इसको आप लोग साइड में लिख सकते हैं, हम लोग एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये नाम याद हो जाएगा। तो देखिए अगला न्यूज क्या है कि इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्का नोजल विकसित किया। बस इतना याद रखिएगा, इसरो ने कुछ इस तरीके का चीज डेवलप किया है, बहुत हल्का है। और हल्का क्यों है? तो ये कार्बन कार्बन, ठीक है, उसको मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, आप लोग कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह पढ़े होंगे ना, उससे मिलाकर बनाया गया, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है इसको। ठीक है, अगला देखिए क्या है, नासा के हेलीकॉप्टर ने मंगल से धरती पर अंतिम संदेश भेजा। आप लोगों को आइडिया होगा कि नासा जो है अपने तरफ से एक परसिवरेंस रोवर, ठीक है, और इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर था इंजनिटी हेलीकॉप्टर, ये दोनों को भेजा था एक अभियान के तहत।
तो जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है उन्होंने अपना अंतिम संदेश जो है वो भेज दिया है, ठीक है। यानी वो अभियान जो है वो खत्म हो चुका है। तो हो सकता है पूछ दे कि ये इंजेनिटी या परसिवरेंस रोवर जो है ये किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा ये मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखिए, अल नीनो खत्म, जुलाई से ला लीना की संभावना। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अल नीनो और ला नीना ये है क्या? क्या है ये? हवा का नाम है, क्या है? जी सर, हवा का नाम। अल नीनो क्या है? हवा का नाम है? बताइए, हुई है लाइन पे बताइए, आरती नाम है, रंजित बताइए अल सर नीनो क्या ये है? एक हवा का नाम सर ये गर्म हवा डालता है। एक ही करेंगे। चक्रवात है सर। नहीं चक्रवात नहीं। समुद्री मौसमी गर्मी। हवाएं, नहीं मौसमी हवा हवाएं होती है। बिल्कुल हवा नहीं है, ये यही कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझना है कि अल नीनो और ला नीना है ना, ये हवा नहीं है बल्कि ये गर्म जल, मतलब ये जलधारा का नाम है, ठीक है। यस सर, जलधारा है। समुद्री जलधारा का नाम है। पैसिफिक और ओशन में। एल नीनो गर्म है, ला नीना ठंडा है। बिल्कुल, तो कभी हम लोग जब ज्योग्राफी में बात करेंगे ना तो समझेंगे कि ये अल नीनो और ला नीना किस तरीके से भारतीय मॉनसून को प्रभावित करती है। सबसे पहले तो यही समझिए कि अल नीनो और ला नीना है ना, वो ना कोई हवा है ना, और कुछ मॉनसून वगैरह से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक जलधारा है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन में चलती है और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड से चलती है और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न कोस्ट तक चलती है, ठीक है। ये याद रखिए। कई बार ये भी लोगों में प्रॉब्लम होता है, उनको लगता है कि ये इंडियन ओशन में कहीं चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये अल नीनो और ला नीना जो है ये पैसिफिक ओशन में चलता है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं। बस इसका असर जो है कई बार भारतीय मॉनसून पे पड़ता है, ठीक है। ये चीज समझिएगा आप लोग, ओके। तो ये न्यूज क्या है कि अल नीनो और ला नीना पर। अच्छा ये बताइए कि अल नीनो और ला नीना में से मॉनसून को फायदा कौन सा देता है, अल नीनो देता है कि ला नीना देता है? ला नीना देता है सर। बिल्कुल ला नीना देता है। और ला नीना जो है ना ये एक गर्म जलधारा है। तो जब गर्म जलधारा फायदा, समझिए ला नीना क्या करता है, ये फायदा दे रहा है। फायदा कैसे देता है ये समझिए, ये गर्म जलधारा है, ठीक है। और जब ये ऑस्ट्रेलिया के निकट ये गर्म जलधारा पहुंचता है ना, तो सूर्य का रोशनी है ना उसको कम ही मात्रा में जरूरत होता है पानी को वाष्पित करने के लिए, क्योंकि ला नीना का जल जो है ना ये पहले से थोड़ा गर्म है। तो थोड़ी मात्रा में भी अगर सूर्य की किरण पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो वो क्या होता है, इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। तो कम ही मात्रा में इवेपोरेट होने पर भी क्या होता है कि मानसून को फायदा कर देता है। लेकिन है कि ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, और ठंडी जल को इवेपोरेट करने के लिए ज्यादा सूर्यताप, ठीक है, ज्यादा सूर्यताप की जरूरत होती है। तो इसलिए है ना ये जो चीजें हैं मानसून को इस तरीके से प्रभावित करती हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे इसको डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अल नीनो है ना, इसका अर्थ क्या है, तो इसको छोटा बच्चा इसका अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या है अल नीना, तो मैं पढ़ देता हूँ इसको। जलवायु संबंधित घटना अल नीनो भूमध्य रेखा के पास प्रशांत क्षेत्र में पानी के तापमान में बदलाव के कारण होता है। अल नीनो का स्पेनिश भाषा में अर्थ छोटा लड़का है। इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। लानीना का अर्थ छोटी लड़की है। इससे वर्षा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको हल्का डिस्कस किया है, ज्योग्राफी में इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए देखिए अगला न्यूज क्या है, उपचार के लिए पीएफ खाते से 1 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं। आप लोग ईपीएफ का एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ईपीएफओ होता है। यानी जो लोग रिटायरमेंट से पहले जो होता है पेंशन के रूप में पैसा जमा करते हैं प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, तो उससे जो है खराब हो गया ना। आपात की स्थिति में जो है पैसा निकाल सकते हैं। ये न्यूज है यहाँ। करते हैं ना। कृष्णकांत आप म्यूट कर लीजिएगा। अगला न्यूज देखते हैं, देखिए उज्बेकिस्तान में जनरल पांडे ने आईटी लैब का किया उद्घाटन। तो इस तरीके का न्यूज कई बार पूछता है। भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में अत्याधुनिक आईटी लैब सुविधा का उद्घाटन किया। ये पूछ सकता है कि किस देश में इन्होंने उद्घाटन किया, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान में इन्होंने उद्घाटन किया, ठीक है। उज्बेकिस्तान कहाँ पे है बताइए,
किस क्षेत्र में है ये? सेंट्रल एशिया में है सर। सेंट्रल एशिया में सर। ठीक है, सर ये बहुत सब बढ़िया। रसिया से छूट के बना है। बिल्कुल, रसिया से यूएसएसआर। देता है, यूएसएसआर के विघटन के बाद बना था। बहुत बढ़िया। अच्छा ये देखिए, अंतरिक्ष मिशन को 2030 तक मलबा मुक्त बनाने का है लक्ष्य। तो इसरो के जो प्रमुख एस सोमनाथ उनके द्वारा जो है एक स्टेटमेंट आया था। हाल फिलहाल में जो स्पेस डे वगैरह मनाया गया है ना, उसमें भी राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी इन बातों को रिपीट किया है। तो याद रखिएगा कि 2000 तक जो है अंतरिक्ष मलबा मुक्त करना है भारत, ठीक है? तो याद रखिएगा इस चीज को। इसके लिए हाल फिलहाल में आप लोगों ने रुहमी का नाम सुना होगा, ठीक है? रुहमी करके जो है एक लॉन्च तब इसरो के द्वारा जो है ना ये लॉन्च किया गया है। रुहमी के बारे में सुने आप लोग? ये अगस्त सितंबर का न्यूज है। RUHMI रुहमी रीयूजेबल रॉकेट है ये, ठीक है? याद रखिएगा नाम रुहमी। अच्छा ये देखिए, क्लोन के बारे में एक चर्चा किया गया है। जैसे आप लोग को आइडिया होगा कि भारत में जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है ना, उतनी आबादी ट्रेन से सफर करती है। इतना ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हाल फिलहाल गौर कीजिएगा कि ट्रेन से संबंधित बहुत सारी चीजें चेंज की गई हैं। बहुत सारा ट्रेन चलाया गया, वंदे भारत है, नमो एक्सप्रेस है, इस तरीके का। तो एक जो है ना एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की भी जो अवधारणा हाल फिलहाल में आई है। ये क्लोन एक्सप्रेस होता है क्या, ये समझिए कि कोई भी ट्रेन जो है जो काफी पॉपुलर है, आपके गंतव्य जहाँ पे आप रहते हैं वहां से समझिए दिल्ली के लिए कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है? अब कोई पॉपुलर ट्रेन जैसे मान के चलिए कोई वैशाली एक्सप्रेस है, ये सहरसा से चलती है और नई दिल्ली जाती है। तो ये ट्रेन मान के चलिए कि चल रही है। अब होता क्या है कि इसमें पैसेंजर लोग काफी टिकट कटा लेते हैं, तो ये पहले से फुल हो जाती है। अब क्लोन एक्सप्रेस क्या करेगी? क्लोन एक्सप्रेस एग्जैक्ट उसी नाम से, उसका 1-2 डिजिट चेंज रहता है और उसी नाम से जो है चलती है, ठीक है? और जो वैशाली एक्सप्रेस होगी इसके ठीक कुछ समय पीछे, मतलब समझिए आधा घंटा या 1 घंटा पीछे पीछे जो है वो चलती है। क्लोन कहते हैं, ठीक है? क्लोन जो है ना बायोटेक्नोलॉजी का शब्द है, ठीक है? आप लोग पढ़े भी होंगे। बताइए क्लोन क्या होता है, बताइए। सर बायो क्लोनिंग उसका किया जाता है जो विलुप्त हो रहा हो जीव, मतलब उसका एक उसी नहीं टाइप है। का प्रोटोटाइप बनाना क्लोन का मतलब होता है। हाँ, जैसे ऐसा डॉली जरूरी भेड़ नहीं है थी, कि बिल्कुल बिल्कुल। क्लोनिंग देखिए से ही बनी थी। क्लोनिंग जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विलुप्त होने वाले जीवों का ही किया जाता है। किसी भी चीज का क्लोनिंग किया जा सकता है, मतलब ठीक उसके जैसा ही बना देना क्लोनिंग कहलाता है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में भी आपको जब सेटिंग में जाएंगे ना, तो वहां पे कुछ एप्स आते हैं जिसको हमारा फोन जो है ना क्लोन के रूप में यूज करने देता है। जैसे अपने फोन में आप एक व्हाट्सएप चलाते हैं ना, वहीं आप ऑप्शन देखेंगे वहां पे क्लोन व्हाट्सएप का भी ऑप्शन रहता है। यानी एग्जैक्ट सेम व्हाट्सएप आप अपने फोन में एक और चला सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं तो क्लोन इंस्टाग्राम चला सकते हैं, ठीक है? तो ये क्लोनिंग यही होता है कि एक के जैसा ही अगला चला देना, ठीक है? यस सर, वो प्रोटोटाइप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला न्यूज देखिए, महिला वनडे में श्रीलंका 300 का लक्ष्य पाने वाली पहली टीम। मतलब जो विमेन जो क्रिकेट है, यानी वनडे इंटरनेशनल वगैरह जो होता है, उसमें कोई भी टीम जो था ना 300 के ऊपर का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका था। चीज करते हुए इतना रन नहीं बनाया था, ठीक है? तो श्रीलंका पहली टीम है जिसने 300 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पीछा भी कर लिया और जीत भी गई, ठीक है? तो हो सकता है पूछ दे कि कौन सी टीम है वो लक्ष्य का पीछा करते हुए 300 रन का आंकड़ा पार की है। तो ये याद रखिएगा कि श्रीलंका टीम है ये, ठीक है? अभी देखिए महिला विश्व कप भी चल रहा है, ठीक है? आइडिया है आप लोगों को विमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में? कहाँ हो रहा है, किस देश में आयोजन हो रहा है? दुबई यूएई में हो रहा है सर, होना तो बांग्लादेश में, पर यूएई में हो रहा है। तो यूएई में हो रहा है, ठीक है? शारजा में हो रहा है। बिल्कुल। तो यूएई में बहुत सारे वेन्यू है, उसमें हो रहा है। चलिए देखिए, इम्पोर्टेंट न्यूज है। एक अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इस साल ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, काफी इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझिए कि जब लता मंगेशकर का निधन हुआ तो उसी जो है ये पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है? तो पुरस्कार किनको दिया गया था? पहला पुरस्कार देखा है नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल, पहला दूसरा सर आशा भोसले को दिया गया, तीसरा अमिताभ बच्चन को। दूसरा आशा भोसले और तीसरा जो है अमिताभ बच्चन को। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज को दिया गया है,
तो इस वजह से पूछा जा सकता है, कि याद रखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इस साल जो है अभी नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? मिथुन दा को, मिथुन चक्रवर्ती। क्रम का ही है ये? संख्या कितनी है? दादा साहब 70वां है क्या? सर संख्या में है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, चलिए ये बताइए, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? ऋषभ शाहरुख शेट्टी है ना, कंटारा के, नहीं नहीं, ऋषभ शेट्टी कंटारा के एक्टर थे, ठीक है, उनको दिया गया है। उसके बाद हिंदी फिल्मों में अगर बात की जाए तो गुलमोहर नाम का मूवी है, जिसमें मनोज बाजपेयी थे, शर्मिला टैगोर है, उसको दिया गया है हिंदी फिल्म में। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री की बात की जाए तो उसमें जो है नियति मेनन है, ठीक है, उनको दिया गया है। तो नेशनल अवार्ड्स है, चर्चा में रहता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, तो याद रखिएगा मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। रूस जो है ना, वो हाइपरसोनिक मतलब हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी से जुड़े विज्ञानी को 7 साल की सजा। अब देखिए हुआ क्या है कि रूस में क्या हुआ ना, कि एक वैज्ञानिक थे जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, उनको जो है ना 7 साल की सजा दी गई है। सजा क्यों दी गई है? तो उन पे एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी था वो किसी दूसरे देश के व्यक्ति या किसी दूसरे देश के वैज्ञानिक के साथ साझा की है। तो इस वजह से, इस कारण से उनको जो है 7 साल का जेल दिया गया है, और उन पे $1000 का जुर्माना भी लगाया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रख सकते हैं, अलेक्जेंडर कुरानोव इनका नाम है। ठीक है, अलेक्जेंडर कुरानोव। लास्ट ईयर याद कीजिए, बीपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको डिलीट कर दिया गया था, किस व्यक्ति के बारे में था वो? याद आ रहा है कुछ? सर 67 करके में तो पूछा गया था एक। नहीं, 69 में पूछा गया था। ठीक है, प्रोगनी करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, वो प्राइवेट आर्मी जो थी रशिया की, उसके वो हेड थे। तो उसका उनका जो है ना विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बारे में ही पूछा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो इस तरीके का देखते हैं, रशिया से जुड़ा हुआ या अमेरिका से जुड़ा हुआ जो ऐसा खुफिया न्यूज होता है ना, ये सब भी कई बार पूछा जाता यस है। सर, वो पूछा गया था कौन सा आर्मी का अंतिम व्यक्ति है जो बाहर गया था, उस समय 67 में पूछा गया था सर। हाँ, वो सबसे दूसरा न्यूज था, वो आखिरी था में कि अफगानिस्तान में आखिरी व्यक्ति कौन थे जो गए थे, अमेरिका लौटे थे। सेना का आखिरी जो था उसके बारे में। बिल्कुल। चलिए देखिए अगला न्यूज है, ये इम्पोर्टेंट है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी होंगे अगले नौसेना प्रमुख। अगले नहीं, अब ये वर्तमान में बन चुके हैं, उनका नाम है दिनेश त्रिपाठी, के नौसेना प्रमुख बन चुके हैं। ठीक है, अगला देखिए, नालिनी प्रभात एक व्यक्ति हैं, ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, नालिनी प्रभात। इनको आतंकवादी विरोधी बल यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी जो है उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, नलिनी प्रभात का नाम है, और इनको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। देखिए बढ़िया न्यूज है ये। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है एक विशालकाय सांप का है ना, वो प्राप्त हुआ, जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसका कहते हैं रीढ़ का हड्डी वगैरह ये सब प्राप्त हुआ है। तो इसको जो है ना बासुकी नाग हम लोगों के माइथोलॉजी में काफी फेमस रहे हैं, तो उनके नाम से उनसे जो देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा साइज का ये पाया गया है, इसका 11 से 15 मीटर के आसपास जो इसकी लंबाई हो सकती है ना, उस जो जीवाश्म है उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसको जो है ना एक साइंटिफिक नाम दिया गया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसका नाम क्या दिया गया? तो उसका नाम है बासुकी इंडिकस। ठीक है, हो सकता है पूछा जाए कि बासुकी क्या है, तो याद रखिएगा कि बासुकी इंडिकस जो है ये एक सांप का जो है फॉसिल, उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ में पाया गया है बासुकी इंडिकस। उसका देखिए, उत्तर कोरिया ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया, आपको पता है उत्तर कोरिया के कौन है प्रमुख, अभी कौन है हेड, कौन है, क्या नाम है उनका?
किम किम जोंग उन। किम जोंग किम किम जोंग। जोंग। बिल्कुल। तो उधर जो है इन्होंने एक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। अब देखिए, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दो प्रकार का मिसाइल होता है। अंतर क्या है ये बताइए। लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल कौन सा है, क्रूज है कि बैलिस्टिक है? लॉन्ग क्रूज बैलिस्टिक। क्रूज है सर। देखिए, लॉन्ग क्रूज है। डिस्टेंस जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग डिस्टेंस का होता है, ठीक है। ये 5,000 10,000 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। और ये इसका जो पाथ होता है ना वो पाराबोलिक होता है, वो इस तरीके से ना डायरेक्ट चला जाता है। लेकिन क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये छोटे डिस्टेंस तक जाता है। और ये जो है पूरे हाई, मतलब क्या होता है ना कि 200-300 किलोमीटर तक जाता है। और इसको यूज क्या कहाँ किया जाता है, तो जो वॉर फ्रंट होता है ना वहां यूज किया जाता है। मतलब इसको लॉन्च किया, ठीक है, मान चलिए भारत से इसको लॉन्च किए, तो हाइट पकड़ा वो, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे कम ही हाइट से दूसरे देश तक या जहां भी उसको हमला करना वहां जाएगा, और फिर वहां से वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसका जो पाथ है ना इस तरीके से होता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ जो होता है वो ऐसा इस तरीके से होता है ना, दूर तक का होता है, पैराबोलिक। तो ये याद रखिएगा, बैलिस्टिक जो है वो दूर जाता है, क्रूज मिसाइल जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अग्नि मिसाइल जो है ये क्या है, बैलिस्टिक है कि क्रूज है? अग्नि मिसाइल अग्नि बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक है सर। बिल्कुल बैलिस्टिक है। अच्छा, ब्रह्मोस क्या है, क्रूज है कि बैलिस्टिक है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। बिल्कुल, ब्रह्मोस जो है वो कम देर तक चलता है। ब्रह्मोस जो है रसिया से प्राप्त हुआ है। लेकिन भारत ने क्या किया ना, ब्रह्मोस में उसमें क्या रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह यूज करके उसकी क्षमता को बढ़ा दिया है, ठीक है। अब वो भी 700-800 हजार किलोमीटर तक की दूरी प्राप्त कर सकती है, ठीक है। जी तो अभी इसमें रिसर्च क्या है तो याद रखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में कुछ एग्जाम्पल्स अगर याद आ जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। विज्ञान की दुनिया में बजेगा भारत का डंका। आप देखिए क्या है कि भारत में जो है हाल फिलहाल के वर्षों में बहुत ज्यादा जो है रिसर्च हुआ है, बहुत ज्यादा इनोवेशन हुआ है, ठीक है। तो उसके कारण जो है जो एक साइंस जर्नल है, यानी एक मैगजीन है जिसका नाम है नेचर, उसमें एक आर्टिकल छपा था। उसके द्वारा ये बताया गया है कि भारत जो है वो जल्द ही विज्ञान की दुनिया में जो है मतलब सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। तो भारत जो है वो अमेरिका और चीन वगैरह के मतलब उस लेवल पे आ सकता है, ये बात कही गई है। तो कारण क्या है, तो यहाँ पे जो है हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा वैज्ञानिक प्रगति हुई है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज खोले गए हैं, है ना, बहुत सारा आईआईटी खोला गया है, बहुत सारा आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोला गया है, आईआईएससी बेंगलोर है, मुंबई में खोला गया है। तो इन सबको समग्र रूप से आर्टिकल में छापा गया है। भारत जो है वो जल्द ही पहुंच सकता है। छापा कौन है, तो ये एक जनरल है जिसका नाम है नेचर, ठीक है। साइंस जनरल ने कहा, शोध के लिए वित्तीय मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराकर अहम योगदान दे सकती कंपनियां। मतलब कहा है कि अगर प्राइवेट एंटिटीज भी अगर इसमें जुड़ जाती हैं तो भारत और तेजी से विकास कर सकता है इस क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला देखिए। भारत से की गई थी श्रीलंका की सबसे पुरानी वेदा जाति, है ना, भारत से गई थी श्रीलंका की सबसे पुरानी वेदा जाति। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेदी जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्राइब्स था एक, और कहते हैं कि श्रीलंका का सबसे पुराना ट्राइब है, और ये भारत से ही गया था किसी समय में, ठीक है। तो इसका जो है ना खोज वो बीएचयू और श्रीलंका का जो कोलंबो यूनिवर्सिटी है दोनों ने मिल कर किया है। और इसका खोज जो है वो डीएनए और इन सब चीजों को यूज करके किया गया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह यूज करके, ठीक है। और इसमें जो है बीएचयू में एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम शिवाय, है ना, उसके द्वारा एनालिसिस वगैरह किया गया था, उसका यूज किया गया था, एआई का यूज किया गया था, तो याद रखिएगा। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है बताइए, ये चर्चा में रहा है, क्या नाम है उसका, सीडैक पटना से लगाया गया है। परम बुद्ध, बहुत बढ़िया है ना, परम परम बुद्ध। हाँ। पर जी, और परम शिवाय जो है, जी जी, परम बुद्ध उसका नाम। चलिए देखिए, ये बढ़िया एक आर्टिकल है कि चुनाव वर्ष था तो क्या हुआ था ना कि पहला चरण का जब चुनाव हुआ बिहार में तो उसमें बहुत कम संख्या में लोग वोटिंग के लिए गए थे, यानी वोटिंग परसेंटेज जो था वो गिरा था। इससे संबंधित जो है ना एक आर्टिकल छपा था कि ये क्यों घटता जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए उसके लिए कुछ रीजन दिया गया है, ठीक है। देखिए कारण क्या क्या है, बस एक बार सुन लीजिए, मेंस वगैरह में या इंटरव्यू वगैरह में ये काम आ सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है ये समझिए। कम मतदान होने का कारण क्या है, उसका है कि कारणों में मतदान केंद्रों का आवाज से दूर होना, ऐसा एक कारण था, ठीक है। मतदान केंद्र का अवैज्ञानिक आवंटन, यानी क्या होता है कि घर यहाँ है और उसका मतदान केंद्र काफी दूर है। इसके अलावा इस साल जो चुनाव हुआ था वो गर्मी के महीने में था,
एक कारण ये भी बताया गया। उसके अलावा और क्या कारण है, तो नौकरी रोजगार के लिए लोग पलायन कर गए हैं, है ना, और सिर्फ वोटिंग के लिए वो वापस नहीं आना चाहते, तो इस वजह से भी जो है वोटिंग परसेंटेज कम हुई। इसके अलावा वोटर लिस्ट बनाने में भी जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है। कई बार वोट मतलब आपका लिविंग पैलेस यहाँ है और वोटर लिस्ट आपका कहीं दूसरी जगह दूसरे लिस्ट में नाम दे दिया जाता है, ये सब भी है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या और किया जा सकता है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, तो ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ा कारण एक बताया गया है कि जो नेता हैं वो अपने विचारधारा को छोड़कर एक दल से दूसरे दल में कई बार चले जाते हैं, तो लोगों के बीच जो है ना क्या होता है कि एक क्या कह सकते हैं कि अविश्वास पैदा हो जाता है ना। तो अगर लोग अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के अगर बार बार ट्रांसफर कर जाते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, तो लोगों का क्या उदासीनता आ जाती है लोगों में, इस वजह से जो है वोटिंग नहीं हो पा रही है। ये कुछ 5-6 कारण दिया गया था और ये जो है काफी विद्वान व्यक्ति हैं उनके द्वारा दिया गया था। ये एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक रहे थे और इलेक्शन कमीशन में भी इनका काम का अनुभव रहा है, उन्होंने ये कुछ कारण बताए थे, ठीक है। तो मेंस में या इंटरव्यू वगैरह में ये कुछ पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। अगला देखिए ये है, एक कंपनी है नेस्ले, कॉफी वगैरह ही बनाती है, नेस्कैफे, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो नेस्ले जो है ना उसको एक बार फिर से जो है भारत सरकार के द्वारा यहाँ जो खाद्यान्न डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट, उसके द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो क्या प्रतिबंध है ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कंपनी का नाम याद रखिएगा कि नेस्ले पे प्रतिबंध लगा है। इससे पहले आप लोगों को याद होगा एक बार मैगी पर भी प्रतिबंध लगा था, है ना। एक बार न्यूज आ रहा था कि उसके मसालों में लीड की मात्रा पाई गई है, शीशे की। तो उसी तरीके से इस बार नेस्ले पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, तो याद रखिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है पर पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे है। विश्व भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बताइए किस राज्य में अवस्थित है, पहले तो ये बताइए। हिमाचल प्रदेश में है सर, स्पीति वैली में। स्पीति वैली में, और ये पूछा भी जा चुका है ना, ये किसी एग्जाम में पीवाईक्यू में मैंने देखा है। देखिए क्या न्यूज है कि सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर शून्य मतदान का खतरा। हुआ क्या है कि वहां पे जो क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे रोजगार के लिए या इस तरह के, ऊपर से जलवायु परिवर्तन का भी मुद्दा है, तो लोग इसके कारण भी जो है ना उदासीन मतलब गुस्से के कारण वोट नहीं देने का प्लान बना रहे हैं उस क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में है और इसका नाम क्या है, तासीगंग नाम है, ठीक है। तासीगंग ये जो है देश सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। हो सकता है आपसे 4 नाम दे दे, 4 राज्य का नाम, और बोले कि जो भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है तासीगंग, किस राज्य में स्थित है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये 4 नाम दे दे, तो आप लोग याद रखिएगा कि आप हिमाचल प्रदेश लगाएंगे, ठीक है। और ये जो है ना मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है। मंडी लोकसभा क्षेत्र से इस बार कौन चुनी गई है बताइए, कंगना रनौत। कंगना रनौत, तो ये उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ एक न्यूज है, तो ये न्यूज उतना नहीं है, हम लोग इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, काफी चर्चा में रहा, किसी को आइडिया है तो बताइए कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। रंजीत आपको आइडिया है क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन, क्या है? सर एल्कोहल में पेट्रोल नहीं, ये तो फिर अच्छा ये बताइए कि ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या अंतर होगा, या फिर पिंक हाइड्रोजन भी है, ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लैक हाइड्रोजन है, क्या अंतर है इन सब में? तो ये सिंपल हम बताते हैं, ठीक है, सब सामान्य तरीके से। जो है ना ये इसको किसी भी तरीके से बना, ये बनेगा आपको पानी से ही, ठीक है, H2O से, और H2O का क्या इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा और तब हाइड्रोजन बनेगा। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए क्या होता है ना कि बिजली की जरूरत होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से मुहैया कराया जा रहा है इस प्रोसेस में, उसी के आधार पर नाम दिया जाता है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन सोर्सेज से आ रहा है, नवीकरणीय स्रोतों से आ रहा है, तो इस हाइड्रोजन का नाम क्या हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अगर यही इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी जो है कार्बन से बनाया जाए, कोयला से, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाया जाएगा, ब्लैक, ठीक है। यही अगर बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से अगर ये बिजली बने तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर आपको ब्लू हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ठीक है। तो यही सब आसान चीज है ये, ठीक है, एक बार आप लोग देख लेंगे कि हाइड्रोजन जो है ना बहुत सारे। हाइड्रोजन कैसे बनता है? जी क्या बोल रही हैं? पिंक हाइड्रोजन कैसे बनेगा? पिंक हाइड्रोजन भी है ना, अभी हम एग्जैक्ट भूल रहे हैं,
बट पिंक हाइड्रोजन भी बनता है। उसमें भी है ना बिजली का सोर्स जो है वो किस चीज का यूज करता है, मेरे पास बना हुआ था, अभी मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा गया था, तो उसके यस लिए सर, important- 2023 में पूछा था। बिल्कुल पिंक बिल्कुल, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना, बहुत सारा हाइड्रोजन जो है बहुत सारे टाइप का रहता है, लेकिन बेसिक यही है कि हाइड्रोजन बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस से, और वो बनेगा उससे बिजली से, और बिजली कहाँ से ला रहे हैं उसी के नाम पर चेंज होता है। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को बता देते हैं कि, क्या हो रहा है ना कि बहुत तेजी से ट्रांजिशन चल रहा है, तो जो जो गाड़ी है ना, जो व्हीकल्स है, उसको भी हाइड्रोजन से चलाने की बात चल रही है। तो हाइड्रोजन से चलाएगा अगर इलेक्ट्रिक मतलब गाड़ियों को, तो वो डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं यूज करके उसमें हाइड्रोजन सेल यूज करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन सेल आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो कई बार ये यूपीएससी में पूछा भी गया था कि हाइड्रोजन सेल का जब हम लोग यूज करेंगे तो उसमें से क्या मुक्त होगा, यानी क्या कहते हैं उसको, वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या निकलेगा। ठीक है, तो किन्हीं को आइडिया है क्या कि ऑक्सीजन निकलेगा, बिल्कुल ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन। वाटर वाटर निकलेगा। ठीक है, जल वाटर जल 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 सर वाटर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यस सर, एक दूसरे से होकर के जल निकलेगा। निकलेगा। ठीक है, तो H2O निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो ये एक दिन जो है ना, आप लोग जब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे ना, तो इसमें ये सब काफी चर्चा का विषय है अभी। ठीक है, तो एक दिन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये साइंस से भी जुड़ा हुआ है, और क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, और यूपीएससी चूंकि पूछ भी चुका है, तो बाकी कमीशन भी उससे कॉपी कर सकता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एनएच की तर्ज पर सूबे की प्रमुख सड़कों पर भी लगेगा संकेतक। देखिए न्यूज क्या है, जैसे आप वगैरह देखते होंगे, तो जहाँ कहीं भी टर्निंग रहता है ना, तो वहाँ गौर कीजिएगा कि नेशनल हाईवे पे यहाँ पे शीशा लगा हुआ रहता है। ठीक है, बड़ा सा मिरर, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारा एरो वगैरह लगा होता है, बहुत सारा डिजाइन वगैरह बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सब नेशनल हाईवेज पे रहता है। स्टेट हाईवेज पर जो राज्यों के द्वारा सड़क बनाई जाती है, उस पर इस तरीके का प्रावधान नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए फोटो वगैरह देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, इस तरीके का। तो राज्य सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है कि अब स्टेट हाईवेज जो होंगे, ठीक है, उस पे भी जो है इस तरीके का संकेतक लगाया जाएगा। तो यही एक न्यूज है, याद रखिएगा कि पटना बिहार से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। देखिए ब्रिटेन से जुड़ा हुआ और काफी कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग न्यूज है, नए टाइप का विधेयक वगैरह है। तो ये हो सकता है पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा ऐसा विधेयक लाया जा रहा है, ये पूछा जा सकता है। तो ये गौर कीजिएगा कि ब्रिटेन में जो है एक विधेयक लाया गया है, उसके तहत क्या किया गया है ना कि धूम्रपान के प्रयोग को, उसकी बिक्री को, इसको सीमित किया गया, प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा देश कौन सा है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि 2040 के बाद की जो पीढ़ी आएगी ना, वो पहली पीढ़ी होगी जो धूम्रपान मुक्त पीढ़ी होगी। ठीक है, तो एक विधेयक लाया गया, विधेयक में प्रस्ताव क्या रखा गया है ये समझिए। ब्रिटेन में प्रस्ताव में बताया गया है कि 2009 या उसके बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति तंबाकू की बिक्री नहीं कर सकेगा। पहला प्रावधान तो ये है, और दूसरा प्रावधान क्या है, 15 वर्ष या उससे कम उम्र का किसी भी व्यक्ति को देश में कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोका जाएगा। ठीक है, यानी 2009 से 9 के बाद पैदा हुए लोग तंबाकू बेच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और 15 वर्ष से कम उम्र के लोग खरीद भी नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से ना धीरे धीरे कहते हैं कि टारगेटेड रूप से प्रतिबंध किया जा रहा है, अचानक से एक बार प्रतिबंध नहीं करके थोड़ा थोड़ा प्रतिबंधित कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा देश लाया है इस तरीके का प्रावधान, याद रखिएगा ब्रिटेन लाया है। ब्रिटेन जो है एक और इस तरीके का विधेयक लाया, उसका भी हम लोग आज चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग है। चलिए ये देखिए ओपन, ठीक है, चैट जीपीटी जो है उसकी कंपनी है ओपन एआई। तो उन्होंने भारत में पहली एम्प्लॉई को नियुक्त किया है। ठीक है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है प्राज्ञा मिश्रा। ठीक है, उनको गवर्नमेंट रिलेशन हेड बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ओपन एआई की जो पहली नियुक्ता है, मतलब भारत में जो पहली एम्प्लॉई है, उनका नाम है प्राज्ञा मिश्रा। ठीक है, उसके अलावा देखिए इंडोनेशिया में डेंगू के इलाज में बैक्टीरिया से मदद ले रहे हैं। अब देखिए ये थी साइंस एंड टेक का न्यूज है। ठीक है, करंट अफेयर्स में तो है ही, ये हमारे लिए साइंस एंड टेक का ही न्यूज है, बायोटेक्नोलॉजी का न्यूज है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या किया जा रहा है, डेंगू देखिए, अगर आप विश्व के सबसे घातक जानवरों का एक लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले नंबर पर आपको मच्छर मिलेगा। ठीक है, लिस्ट में। ठीक है, तो मच्छर का कारण क्या है कि मच्छर से होने वाली बीमारियां बहुत घातक है, बहुत छोटा जानवर है लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। उससे बचने के लिए ना अलग अलग तरीका निकाला जा रहा है।
तो इंडोनेशिया में जो है एक विशेष तरीका निकाला गया कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बोलबाचिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो डेंगू वाले मच्छरों में डेंगू की जो का जो संक्रमण है उसको रोकता है, कम करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये चर्चा याद रखिएगा, ये इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उसका नाम है बोलबाचिया, ठीक है। अगला न्यूज देखिए ये क्या है, ये आपको पद्म पुरस्कारों से जुड़ा हुआ न्यूज है। तो ये हम लोग वैसे भी काफी देख चुके हैं, सीपी ठाकुर, बिंदेश्वरी पाठक, ये सब हम लोग देख चुके हैं। सीपी ठाकुर जो है ये बिहार से जुड़े हुए थे और इनको जो है ना पद्म विभूषण मिला था, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र से, ये मंत्री भी रह चुके हैं। तो बता सकते हैं कि किस नहीं, पद्म विभूषण विदेश्वर पाठक को मिला है। सीपी ठाकुर को पद्म भूषण मिला है सर। देखिए, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर, इन सबको जो है ना पद्म पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो सीपी ठाकुर है ना, इनको किस बीमारी के लिए इनको प्रसिद्धि मिली? काला कि जब जादू लोग बोला। काला जादू के लिए। लोग बिहार जब पर उस समय ये सब रिपीट किए थे ना, तो काला जार के उन्मूलन में इनका पीछे योगदान रहा है, ठीक है। ठीक है, हम लोग सब बढ़िया से कर चुके हैं भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, ठीक है। तो इसको बस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें नया क्या मिल रहा है। तो 2024 के लिए जो है ना राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कारों का घोषणा किया है, ठीक है। उसमें से 30 महिलाएं हैं, ठीक है। कुल मिलाकर जो है 5 पद्म विभूषण दिया गया है, 17 पद्म भूषण दिया गया है और 110 पद्मश्री दिया गया है। 30 महिलाएं हैं उसमें, उसके अलावा 8 वैसे लोग हैं जो भारतीय ओरिजिन के हैं लेकिन भारत में निवास नहीं करते, यानी फॉरेनर्स हैं, ठीक है। और 9 वैसे व्यक्ति हैं जो मरणोपरांत जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, कुल 132 है, जिसमें से 30 महिलाएं हैं, 9 मरणोपरांत दिया गया है, 8 जो है वो एनआरआई हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। देखिए, 65,000 से अधिक भारतीयों ने 2022 में ली अमेरिकी नागरिकता। तो भारत के बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट भी छपा था कि भारत में 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास लोग जो है वो पलायन कर गए विदेशों में, ठीक है। तो अमेरिका में बहुत सारे लोग गए हैं, वहां की नागरिकता लिए हैं, तो उसकी संख्या 65,000 के आसपास हो गई है। आंकड़े में कहा गया है कि मैक्सिको के बाद भारत के ही लोग जो है वो अमेरिका में सर्वाधिक रूप से नागरिकता ले रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज। अगला न्यूज देखिए, ये खिलाड़ी हैं डी गुकेश, ठीक है, ये चेस से जुड़े हुए हैं, बस इतना याद रखना है कि चेस से जुड़े हुए हैं ये। देखिए, ये बढ़िया न्यूज इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। सूरत में जो इलेक्शन मतलब लोकसभा जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, वहां पे एक विचित्र घटना देखने के लिए मिली थी। वहां पे जो है जितने भी प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, ठीक है। और इस कारण से जो है बिना वोटिंग के ही एक व्यक्ति वहां पे क्या हुए थे, निर्वाचित हो गए थे। वो बीजेपी के थे और उनका नाम था मुकेश दलाल, ठीक है। ये बिना निर्वाचन के ही जो है विजेता घोषित हो गए थे, ठीक है। तो बाकी लोग जो है उसमें से कांग्रेस के एक व्यक्ति थे, उनका नाम है नीलेश कुंभानी, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। और उसके अलावा जो 8 लोग और भी जो उस क्षेत्र से खड़े हुए थे, उन लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इस कारण से भाजपा के प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध जो है चुने गए थे। और लोकसभा क्षेत्र कौन सा था, तो क्षेत्र था सूरत का, ठीक है, याद रखिएगा सूरत। चलिए अगला न्यूज देखिए क्या है। डाटा खपत में रिलायंस जियो बनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी। मतलब सबसे ज्यादा डाटा यूज करने में, सबसे ज्यादा डाटा प्रदान करने में जो है जियो जो है वो पहले स्थान पर पहुंच गई है, ठीक है। कुल मिलाकर 40.9 एक्साबाइट तक डाटा इन्होंने प्रदान किया है, ठीक है। आप लोग ये पढ़े होंगे, बीट होंगे, फिर बाइट पढ़े होंगे, फिर केबी पढ़े होंगे, एमबी पढ़े होंगे, जीबी पढ़े होंगे, टीबी पढ़े होंगे, है ना। आइडिया है ये कितना केबी इक्वल टू 1 MB होता है, बताइए। 224 1024। और कितना बिट इक्वल टू 1, हाउ मेनी बाइट्स? नो, 8 8 बिट्स। 8 बिट। बिल्कुल 8 बिट्स जो है ना 1 केबी बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज। चलिए, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। यहाँ देखिए, भूकंप के ताइवान के बारे में हम लोगों ने बात किया था, वहां पे भूकंप आया था, सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री को झटका लगा था। तो याद रखिए वहां पे 200 से ज्यादा जो है और झटके लग चुके हैं ना, आफ्टर शॉक इसको कहते हैं। भूकंप के बाद जो छोटा मोटा जो शॉक आता है ना उसको आफ्टर शॉक्स कहते हैं, ठीक है। जो 200 से ज्यादा आफ्टर शॉक लगे थे, ताइवान में आया था। ताइवान की राजधानी आज हम लोग ने बात की थी, है ना, ताइपे था वहां की राजधानी, ठीक है। सिपड़ी के बारे में आप लोग जानते होंगे, सिपड़ी क्या है?
है ना। सिपड़ी जो है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको सिपड़ी कहते हैं शॉर्ट में। ये बिल्कुल हथियार और डिफेंस से जुड़ा हुआ रिपोर्ट लाती है। तो उन्होंने अपना फिर से एक रिपोर्ट लाया था, उसमें भारत जो है वो चौथे पे रहा है। ठीक है, काफी समय से भारत चौथे स्थान पर है। सबसे ज्यादा अपना बजट खर्च करने के मामले में, ज्यादा रुपया खर्च करने के मामले में भी चौथे स्थान पर रहा है। टॉप के 3 देश कौन रहे हैं बताइए आप। अमेरिका, चीन, रूस। हाँ, अमेरिका। चलिए देखिए जी, फ्लोरेंस विश्व खेल पुरस्कार दिया गया है। ये काफी प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। तो इसमें जो पुरुष वर्ग में ये अवार्ड जो है आपको सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उनको दिया गया है। और फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड जो है एताना वोनामाती को दिया गया है। ये स्पेन की फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच को दिया गया है। ये टेनिस से जुड़े हुए इन्होंने 25 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। और फीमेल में एताना वोनामाती को दिया गया है। ये स्पेन की फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, इन्होंने स्पेन को महिला फीफा वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। चलिए, ब्लू ऑरिजिन ये न्यूज है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। ये जेफ बेजोस की कंपनी है, वो अमेजोन के मालिक है। और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़ा हुआ कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। न्यूज क्या है कि आंध्र प्रदेश के गुट्टूर के लोकसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, उसके एक उम्मीदवार हैं के चंद्रशेखर। वो सबसे ज्यादा अमीर लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं इस साल। ठीक है, तो उन्होंने जो अपना हलफनामा दायर किया था उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति जो है 5,785 करोड़ रुपये बताई थी। ठीक है, 5,785 करोड़। किस पार्टी से है? तो ये टीडीपी से है, तेलुगु देशम पार्टी से। ठीक है, और इनका नाम क्या है? पी चंद्रशेखर इनका नाम है। ठीक है, ये बताइए अभी आंध्र प्रदेश में जो चुनाव हुआ था तो कौन सी पार्टी जीती थी वहां पे? कौन है वहां के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश में? चंद्रबाबू नायडू। किस पार्टी से है वो? तेलुगु पार्टी से। और वहां पे अभी डिप्टी सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन है? पवन कल्याण। पवन कल्याण, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिहार के शरद सागर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यंग ग्लोबल लीडर घोषित हुए हैं। बिहार से जुड़ा हुआ न्यूज है और बढ़िया न्यूज है, वन लाइनर में पूछा जा सकता है, नाम याद रखिएगा। शरद सागर इनका नाम है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है ग्लोबल लीडर घोषित किए गए, यंग ग्लोबल लीडर। ठीक है, शरद सागर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ होती है प्रतिवर्ष बताइए? जिनेवा। दावोस, दावोस स्विट्जरलैंड। दावोस स्विट्जरलैंड। बिल्कुल। स्विट्जरलैंड जी, लेबर लॉज के बारे में देखिए इस आर्टिकल में बात किया गया है। तो जितने भी लेबर लॉज अभी तक आजादी के बाद से अभी तक आए थे या आजादी से पहले भी, उन सबको केंद्र सरकार ने कोडिफाई किया था 2019 में। 4 अलग अलग कानूनों में इन सबको जो है लिस्टिंग किया था। ठीक है, तो अभी चर्चा हो रही है कि वर्तमान सरकार जो है इसको हो सकता है कि लागू कर दे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि लेबर लॉज को कोडिफाई किया गया है 4 अलग अलग श्रेणियों में। ठीक है, तो जब लागू होगा उस समय ये न्यूज में आएगा, तब देखेंगे। देखिए ये खिलाड़ी है, इनका नाम है श्रीजा अकुला। ठीक है, ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं और ये टॉप पे रही थी। ठीक है, नंबर 1 इनका रैंकिंग हुआ था। तो बस नाम याद रखिएगा, श्रीजा अकुला, ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है, इतना काफी है। ठीक है, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट, और कितने सालों के लिए पेटेंट जारी किया जाता है ये बताइए। ये कोई कंपनी को मिलती है, जैसे कि कोरोना के टाइम जो सीएम ये सब बना रहे थे उस कंपनी को पेटेंट मिला था। जी, देखिए पेटेंट होता क्या है कि जब कोई भी नई चीज का आविष्कार होता है ना, तो जो कंपनी बनाती है ना उसको, वो कुछ सालों तक उसका जो होता है ना राइट्स, मतलब उसका अपना इन्वेंशन है ना, तो वो बाकी जगहों से बचा के रखने के लिए कि उसका स्वामित्व उसी कंपनी के पास है, इसके लिए उस पर पेटेंट लगाती है। और ये कुल 20 वर्षों तक रहता है। ठीक है, 20 सालों तक। ये ज्यादातर के फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन वगैरह जो इंडस्ट्री है उसमें ये टर्म ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो पेटेंट याद रखिएगा, ये बौद्धिक संपदा से जुड़ा हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है टर्म में। ठीक है, पेटेंट याद रखिएगा, 20 सालों के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये आइडिया है क्या जेनेरिक मेडिसिन के बारे में? क्या होता है जेनेरिक मेडिसिन बताइए।
यस सर, वो जेनरिक मेडिसिन जो होता है, जो ओरिजिनल मेडिसिन कोई बनाता है ना, तो उसका उसी टाइप का, उसी कंपोनेंट से निर्मित कर देना। जी, देखिए जेनेरिक जैसे मेडिसिन का इंडिया मतलब क्या जो है? है जेनरिक मेडिसिन सबसे ज्यादा निर्माण करता है। बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि कोई भी कंपनी, अभी हम लोगों ने बात की ना कि जब भी कोई कंपनी कोई मेडिसिन बनाती है तो उसपे अपना पेटेंट लगा देती है, जिस वजह से क्या होता है कि 20 सालों तक कोई अन्य कंपनी वैसा नहीं बना सकती थी, ठीक? तो भारत जो है ना, यहाँ पे क्या औषधि और इन सब चीज़ों का बहुत पुराना, मेडिसिन का बहुत पुराना इतिहास रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना रीजनल जो है मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ है, जो काफ़ी चीप दाम में है ना, बढ़िया से बढ़िया दवाई बना देती है। तो इसी को जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। यानी कोई भी केमिकल फ़ॉर्मूला का जो जेनरस चीज़ होता है ना, जेनरस मतलब क्या हुआ? उसका जो सबसे लोएस्ट और सबसे बेस्ट जो इंग्रीडिएंट है, वो किसी भी चीज़ में डाल के एक मेडिसिन बना देना। तो उससे क्या होगा कि से कम दाम में दवाई उपलब्ध हो जाता है। इसी को जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। तो जब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे मेंस वगैरह पर्पस से, तो जेनेरिक मेडिसिन, पेटेंट, है ना? और इन सब चीज़ों को कंबाइन करके जो आर्टिकल छापा जाता है। ठीक है? तो अभी हम लोगों ने पेटेंट के बारे में बात किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसी के साथ जेनेरिक मेडिसिन भी देख ली। ठीक है? देखिए एक ये न्यूज़ है, बढ़िया है। न्यूज़ क्या है कि नरसिंह पंचम यादव, ठीक है, एक रेसलर रहे हैं ये, तो इनको जो है भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष किनको चुना गया है? तो नरसिंह यादव है। ठीक है, और इनको जो है राष्ट्रमंडल खेलों में या ओलंपिक में भी जो है इनको पदक मिल चुका है। ठीक है, तो ये काफी चर्चा में रहे, ये याद रखिए। अगला इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है प्रबोव सुबियांतो। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंडोनेशिया के जो हेड है, राष्ट्रपति है, उनका नाम है प्रबोव सुबियांतो। ठीक है, चलिए देखिए ये एक और न्यूज, ब्रिटेन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। एक तो हम लोगों ने धूम्रपान से संबंधित जो विधेयक उसके बारे में बात किया था, उसी तरीके का एक और इंटरेस्टिंग बिल आया है वहां पे, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है द सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल। ठीक है, द सेफ्टी ऑफ रवांडा। हो सकता है कि ये नाम दे दे, पूछे कि ये किस देश से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा द सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल जो है ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। हुआ क्या है, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा मात्रा में जो दूसरे देश के जो लोग हैं, शरणार्थी हैं, वो वहां पे बस गए थे। तो उस कारण से जो है ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया है कि वहां के जो शरणार्थी हैं उन सभी को रवांडा शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, और फिर वहां पे जब रवांडा शिफ्ट हो गए वो लोग, तो फिर वहां से उनके दस्तावेजों को चेक करेगी, और जो लोग लीगली पाए जाएंगे उनको फिर वो ब्रिटेन लाएगी, और जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स पाए जाएंगे उनको रवांडा से वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। ये रवांडा, सिटी ऑफ रवांडा बिल यही है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला न्यूज देखिए। हाँ देखिए, एक एरावत ड्रोन बनाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, और ये ड्रोन का काम क्या है? तो ये जो है लॉजिस्टिक्स पहुंचाने का काम करेगा, यानी सामग्री का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करेगी ये। तो इसका नाम क्या है? एरावत है। ठीक है, ये बताइए माइथोलॉजी में हमारे जो धार्मिक किताब वगैरह उसमें एरावत जो है क्यों प्रसिद्ध है? क्या नाम एरावत से क्यों, क्या प्रसिद्धि है बताइए? एरावत हाथी है सर। हाथी है। बिल्कुल, हाँ, ये एरावत हाथी है। मैथोलॉजी में कहते हैं कि ये इंद्र भगवान का जो है वो सवारी है ना, एरावत। याद रखिएगा ये चीज, उन्हीं के नाम पे जो एक ड्रोन का नाम पड़ा है, वो सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएगी। ठीक है, देखिए ये न्यूज क्या है, जलवायु संकट से दुनिया में फैल रही है मच्छर जनित बीमारियां। मच्छर के बारे में हम लोग ये कि दुनिया का सबसे घातक जानवरों की अगर सूची बनाई जाती है तो उसमें पहले स्थान पर मच्छर रहता है। ठीक है, और वो बहुत प्रकार की इसमें बीमारियां फैलती है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इसके अलावा बहुत सारा है, ये प्रोटोजोआ के तरह भी काम करता है। ठीक है, एक 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 स्थान से दूसरे स्थान तक बीमारियों को फैलाने का भी काम करता है। ये सब है। अच्छा, मच्छर से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। आप लोगों को आइडिया है क्या कि कैसे यूज किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी का? यस सर। हाँ सर जी जी, जामिया भी यूज किया है। जी, कोई एक व्यक्ति ही बताइए आप। सर अभी जाम्बिया यूज किया मलेरिया की से वो करने के लिए मच्छर में बायोटेक्नोलॉजी का। हम्म। देखिए बायोटेक्नोलॉजी में किस तरीके, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ठीक है, क्या यूज कर रहा है, मेल और फीमेल जो मच्छर है, ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है ना कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इस तरीके का, मतलब फीमेल जो मच्छर है ना उसको
प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। और आप गौर करेंगे कि जितनी भी बीमारियां होती हैं ना मच्छरों जनित, वो सब ज्यादातर फीमेल मॉस्किटोज के कारण होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जब वो फीमेल मॉस्किटोज होंगे नहीं या कम मात्रा में होंगे, तो वो क्या होगा कि इसका जो ट्रांसमिशन है बीमारी का वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस पद्धति को यूज कर रहा है। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी ये काफी डिटेल टॉपिक है, कभी और बात करेंगे इस पे। आसान भाषा में यही है, यही पद्धति को डेंगू मलेरिया इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। यानी उसका जो जनरेशन है ना, नेक्स्ट जनरेशन, उसको कंट्रोल कर देगा। उससे क्या होगा कि डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं उस पर भी कंट्रोल पाया जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका अपनाया जा रहा है। देखिए ये बहुत बढ़िया है। हाँ, ये जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। जी मैम, बहुत बढ़िया जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। ये देखिए क्या है, ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया गया था और कहा गया था कि ईवीएम से जो वोटों की गणना की जा रही है उसके साथ साथ जो वीवीपैट मशीन होता है उसके भी सारे पर्चियों की गणना की जाए, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इससे मना कर दिया और बताया है कि वीवीपैट का जो पर्चियां होती हैं उसका 100% गणना नहीं किया जा सकता। ये काफी लेंदी प्रोसेस है, काफी टाइम टेकिंग है। अगर पर्चियों की गणना भी करनी होगी तो वो रैंडम किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से 5 या 6 जो वीवीपैट मशीन की पर्चियां होंगी उसको गिनेगा वो, ठीक है। और उस फिर वो एक आंकड़ा लेके फिर आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एक प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्होंने ऐसा कहा था कि वीवीपैट के सारे पर्चियों की गणना की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कितने पर्चियों की गणना होती है, तो सिर्फ एक एक जो क्षेत्र है ना, एक जो वोटिंग का जो एरिया होगा वहां से 5 वीवीपैट मशीनों की गणना होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई प्रत्याशी है, जैसे एक पहला प्रत्याशी होगा और एक होगा जो दूसरे स्थान पर रहा होगा और एक तीसरे स्थान पर, ये दूसरे और तीसरे स्थान वाले प्रत्याशी को अगर लगता है कि वोटिंग की गणना में अगर कुछ धांधली हुई है या अगर लगे उसको कि बहुत कम मार्जिन से प्रत्याशी प्रथम प्रत्याशी जीता है, तो वो चाहे तो वो पुनः जो है गणना करने के लिए अपील कर सकता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें बताई थी। इलेक्शन ईयर से जुड़ा हुआ ये सारा न्यूज है, तो ये हम लोगों के इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए, ठीक है। ये देखिए, अमेरिका में जन्म दर में 11% की गिरावट। तो बर्थ रेट जो है अमेरिका में बहुत तेजी से गिरा है, ठीक है। चीन में भी गिरा है, भारत में भी गिरा है। भारत का भी कितना है बर्थ रेट बताइए, या कितना आइडियल कितना होना चाहिए ये बताइए। आइडियल बर्थ रेट क्या है? 2.1 रिप्लेसमेंट रेट। 2.1, बिल्कुल। रिप्लेसमेंट रेट है 2.1, बहुत बढ़िया। यहाँ ये ब्यूनस आयर्स कहाँ की राजधानी है, ये एरिया? अर्जेंटीना। 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 हम लोगों ने अर्जेंटीना। बिल्कुल पहले भी बात किया है, ये चर्चा में रहा है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये सारी चीजें, हाँ, हाउती विद्रोही ये चर्चा में रहे हैं, ठीक है। ये इजराइल और जो वही मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है वहां पे ये सक्रिय रहे हैं हाउती विद्रोही। इनका संबंध किस देश से है, किन्हीं को आइडिया है बताइए? यमन। बिल्कुल यमन से है इनका, ठीक है। यमन। और इनका यमन से, बिल्कुल यमन से है, और इनका आतंक बहुत बढ़ा है उस क्षेत्र में, लाल सागर में है या बबल मानदेव स्ट्रेट है वहां पे। तो वहां के आसपास जो भी जो नाव है उधर से क्रॉस करते हुए जब स्वेज कैनाल के पास से गुजरना चाहती है तो वो क्या करते हैं, उस पर लूट मार करते हैं, ठीक है। तो उस क्षेत्र में पहले से ही सोमालिया का के जो डकैत थे उनका पहले से ही प्रकोप था, और अब हाल फिलहाल में ये यमन के हौती विद्रोही भी चर्चा में रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए आप लोग, हम लोगों ने एक युद्धाभ्यास पढ़ा था भारत और यूएई के बीच जो होता है, ठीक है। क्या नाम था उसका बताइए? भारत और यूएई के बीच में क्या था, डेजर्ट, क्या था, डेजर्ट नाइट, है ना। तो इस साल जो है ना डेजर्ट नाइट में भारत यूएई के साथ साथ फ्रांस भी जुड़ा था, ठीक है। और ये जो अभ्यास था उसको रेड सागर के क्षेत्र में, मतलब उधर ही किया गया था, अरेबियन सागर में किया गया था। कारण क्या था कि अगर इस क्षेत्र में वो लोग इस तरह का अभ्यास करें, भविष्य में अगर इस तरीके का कोई चुनौती इस क्षेत्र में आता है होती और सोमालियाई क्षेत्र में, तो वहां पे जाके बचाव का कार्य कर सकते हैं, इसलिए ये किया गया था, ठीक है। चलिए हम लोगों ने हौती विद्रोहियों के बारे में बात किया। एक हूती देश है, ठीक है, हूती, बताइए कहाँ पे है ये? ऑपरेशन इंद्रावती से जुड़ा है, हूती से, किसी को आइडिया है हूती देश कहाँ कैरेबियन पे है? सागर प्रोफेसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गोल्डन, ये करेबियन सागर का, करेबियन कंट्री का देश है, उससे जुड़ा हुआ एक अभी ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए पुरुष विश्व कप
मतलब विश्व कप में पुरुष तीरंदाजी टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, स्वर्ण पदक जीता है, तो ये याद रखिएगा। और ये हुआ कहाँ पे है? अच्छा, इन्होंने दक्षिण कोरिया है ना, उसको हरा के भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था, तो याद रखिएगा। और इसका आयोजन जो है ये चीन के कहाँ हुआ था? संघाई में हुआ था, ठीक है, चीन के संघाई में, ठीक है। देखिए, समलैंगिक संबंधों पर 15 साल की जेल। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि अभी ये सब काफी दुनिया में बना हुआ है। तो इराक से संबंधित ये न्यूज है। इराक की राजधानी है बगदाद। वहां पे क्या किया है, इराक ने समलैंगिक विवाह को प्रतिबंधित करके उसको अपराध घोषित कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ न्यूज में एक बहुत सारा डाला गया था कि किन किन देशों में समलैंगिक विवाह को जो है अपराध माना गया है। तो पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ईरान है, युगांडा है, यमन है, सोमालिया है, नाइजीरिया है, केन्या है। इन सब जगहों पर इसको अपराध माना गया है, इसको प्रतिबंधित किया गया है। वहीं पर कुछ देशों ने इसको मान्यता दी है, जिसमें भारत है, चीन है, अमेरिका है, नेपाल है, रूस है, ब्रिटेन है, ब्राजील है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है। तो ये सब जो है, अगर आप लोग कहीं नोट कर रहे हो तो ये लिख लीजिएगा। इन सब देशों में कहीं पे प्रतिबंधित और कहीं पर इसको मान्यता दी गई है, ठीक है। भारत में भी मान्यता दी गई है, ठीक। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला है। तो व्यक्ति कौन है? आलोक शुक्ला इनका नाम है। ये छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और इनको अवार्ड कौन सा मिला है? तो ग्रीन नोबेल अवार्ड मिला है। दरअसल ग्रीन नोबेल नाम का कोई अवार्ड है नहीं। अवार्ड का नाम क्या है? तो उसका नाम है गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार, ठीक है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार। और इस पुरस्कार को ही जो है ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये दिया किसको गया है? छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को दिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा लास्ट न्यूज था, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट न्यूज था। इसके बाद हम लोग मई देखेंगे। हमारा जून सॉरी अप्रैल पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। अब क्लास लास्ट करेंगे। आप लोगों में से किसी को जो है अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में पता हो कि ये होता क्या है, उसके बारे में बताइए। ये पॉलिटी का टर्म है, फर्स्ट यस पास्ट द सर। पोस्ट क्या है? पर इसका मतलब अग्रता, हिंदी तो अग्रताही विजेता होता है, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वो विजेता होता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए, तो देखिए, दो पद्धति है, दो तरीका है दुनिया में। एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है और एक होता है अनुपातिक पद्धति, मतलब उसको कहते हैं इंग्लिश में, वो टर्म मुझको याद नहीं आ रहा है। तो दरअसल होता क्या है कि बहुत सारा देश ऐसा है जहाँ पे इलेक्शन के टाइम में जब वोटिंग काउंट होता है, तो वैसा व्यक्ति जो 50% से ज्यादा ले आता है ना, 50% से एक भी ज्यादा सीट ले आता है, वोट ले आता है, तो वो विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन चूंकि भारत में जो है वो सिस्टम नहीं होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। यानी अगर बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उसमें से अगर जो प्रत्याशी को ज्यादा सीट मिला, मान के चलिए इसको 10 मिला, इसको 15 मिला, इसको 13 मिला, इसको 12 मिला, और इसको अगर 16% भी मिल गया, तो ये विजेता घोषित हो जाएगा। यानी यहाँ कोई 50% वाला नियम नहीं है। और ऐसी पद्धति, अब देखिए, ये चुनाव इलेक्शन कमीशन में एक याचिका गई थी कि इलेक्शन जो प्रोसीजर है उसको चेंज करने की जरूरत है भारत में। उसी से संबंधित जो है ये आर्टिकल छपा था कि भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है और यही उपयुक्त भी है भारत के लिए, क्योंकि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रत्याशी खड़ी होते हैं। यहाँ पर जो है अगर अनुपातिक पद्धति लागू किया जाएगा तो हो सकता है कि कई बार चुनाव कराया जाए। यहाँ पे डुअल पार्टी सिस्टम तो है नहीं, यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही सही रहेगा। यही चीज छपा था, क्योंकि ये पॉलिटी का टर्म था, इसलिए इसको करेंट बोल के इसी तरह नॉर्मली चर्चा कर ली। आप सर लोग प्रेसिडेंट का तो होता है अनुपातिक से, बिल्कुल प्रेसिडेंट तो का प्रेसिडेंट इलेक्शन अनुपातिक से होता है। बिल्कुल उसमें होता है। तो वहां पे जो प्रत्याशी भी होते हैं वो भी चुने हुए रहते हैं, उसमें कम ही रहते हैं ना। अब तो यस सिंपली सर। 2 ही प्रत्याशी रहते हैं, लेकिन पहले जो था 3-4 लोग भी खड़े होते थे। और उसमें भी आप गौर करेंगे कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन का अगर पद्धति पता हो, उसमें जो भी प्रत्याशी निचले पायदान पर रहता है उसके वोटों को बाकी अलग डिस्ट्रीब्यूट अलग किया जाता है। है ना। तो वो देखिए यस काफी जो है सर। ना पेचीदा सिस्टम है ना, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव एक ही बार होता है और कम ही होता है भारत में, तो इसलिए वो यस सर। आसानी से कर लेगा। आप सोचिएगा अगर उस तरीके से अगर 550 लोकसभा सीटों में किया जाए, 552 लोकसभा सीटों में, तो कितना जटिल प्रक्रिया हो जाएगा, है ना। इसलिए भारत में जो है यही सिस्टम प्रयुक्त है, ये कहा गया है, ठीक है। तो आज का क्लास खत्म करते हैं। कल से हम लोग जो है मई का करंट अफेयर्स देखेंगे और 2-3 दिन के अंदर ही जो 2 दिन में कोशिश करेंगे 15-15
दिनों का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हुए इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, ठीक है। जितना जल्दी ये हम लोग करंट तक आ जाएंगे, मतलब सितंबर अक्टूबर का करंट जितना जल्दी खत्म कर लेंगे उतना रिलीफ महसूस होगा। तब जाके हम लोग फिर इसको रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी, फिर किसी मैगजीन से रिवाइज करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले बिहार करंट अफेयर्स पढ़ लिया था, तो अब जो भी कुछ मिलता है बिहार से जुड़ा हुआ, तो ऐसा लगता है कि वो पढ़ा ही हुआ है ना, वो जैसा रिपीटेड नजर आता है। तो ये इस तरीके से पढ़ना जो है काफी अच्छा रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।